नमस्कार, मैं जसप्रीत कौर और आप देख रहे हो उत्तर बंगाल और सिक्किम का लीडिंग न्यूज़ चैनल SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से कंफर्म केसेस है 85,940 और एक्टिव केसेस है 53,025 और क्योर हो चुके हैं 30,152 और डेथ हो चुकी है 2,752 की। महाराष्ट्र में एक्टिव केसेस है 29,000 और क्योर हो चुके हैं 652 और डेथ हो चुकी है 1068 की। दिल्ली में एक्टिव केसेस है 8,895, क्योर हो चुके हैं 3,518 और डेथ हो चुकी है 123 की। गुजरात में एक्टिव केसेस है 9,931, क्योर हो चुके हैं 4,035 और डेथ हो चुके हैं 606 की। वेस्ट बंगाल में एक्टिव केसेस है 2,461, क्योर हो चुके हैं 829 और डेथ हो चुके हैं 225। आगे बढ़ते आपको दिखाएंगे सिक्किम की कुछ तस्वीरें। सिक्किम का आज 45वां स्थापना दिवस था, जहां पर मुख्यमंत्री PS गोले और साथ ही साथ गवर्नर गंगा प्रसाद ने मिलकर इस अवसर को सही तरीके से मनाया और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया। आइए आपको वहां की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। सिक्किम राज्य के 45वें राज्य स्थापना दिवस पर आज राजधानी के चिंतन भवन परिसर में एक संक्षिप्त कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद एवं मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तामांग मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस समारोह में माननीय उपसभापति SLA, माननीय मंत्री, माननीय विधायक, माननीय सांसद लोकसभा, माननीय महापौर GMC, मुख्य सचिव, DJP विभागों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति भी रही। पूरे हिंदुस्तान की शिक्षा तरमराई हुई है। कई जगह पर ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही है, लेकिन सिक्किम में नेटवर्क कनेक्शन अच्छे ना होने के कारण वहां के स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। नामची गवर्नमेंट कॉलेज के प्रेसिडेंट दुदम लिम्बुक और अन्य लोगों के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कैमरामैन सनी के साथ। यस भिडियो मार्फत जोडिनु हुने सबै महानुभावहरूलाई है हाम्रो तर्फबाट एउटा न्यानो अभिवादन र स्टेट डेको एकदम शुभकामना है। र म बुद्धहाङ लिम्बू SRC प्रेसिडेन्ट नाम्ची गभर्नमेन्ट कलेज है। र आज हामी है विभिन्न कलेजका प्रतिनिधिहरू यहाँ भेला भएर एउटा सानो प्रेस कन्फरेन्स गरिरहेको छौँ है। हुनु त यस है महामारीमा है, यस महामारीमा यो महामारीका अब डिरेक्ट कति भिक्टिम्सहरू हुनुहुन्छ भने इन्डाइरेक्ट भिक्टिम्स एउटा स्टुडेन्ट पनि भएका छौँ होइन, स्टुडेन्ट पनि भएका छौँ, स्टुडेन्ट साथसाथै एउटा जनता पनि भएको छ, एउटा आम जनता र सरकार समेत पनि एउटा यस भिक्टिममै परेको छ, इन्डाइरेक्टली परेकै छ है। हामी सबै यसको चपेटमा परिरहेका छौँ। र म के भन्नु चाहन्छु भन्दाखेरि एकदमै केन्द्रीय सरकार, सिक्किम सरकारले बनाएको एउटा लकडाउनको जुन चाहिँ नियमलाई पालन गर्दै एकदम रेस्पेक्ट गर्दै है म एक दुईवटा मेरो विचारहरू म राख्दैछु है। सबैलाई म रेस्पेक्ट गरेर एज एउटा विद्यार्थी प्रतिनिधि परिषदको एउटा अध्यक्ष भएको कारणले गर्दाखेरि है जुन कुरा कस्तो छ भन्दाखेरि अहिले जुन चाहिँ यो अनलाइन सिस्टमले अलिकति प्रब्लम दिएको छ हाम्रो, किनकि बिकज अफ नेटवर्क एकदमै प्रब्लम भएको छ है। अब यो हामीले जानेका छौँ। र म के भन्न चाहन्छु भने जति पनि अहिले इभन सेमिस्टर कलेजमा चलिरहेको छ, इभन सेमिस्टर चलिरहेको हुनु कारणले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सेकेन्ड सेमिस्टर र फोर्थ सेमिस्टर र सिक्स्थ सेमिस्टरको स्टुडेन्ट्सहरू अहिले कलेजमा छन्। यदि स्टुडेन्ट्सहरू यो तीनटा सेमिस्टरको स्टुडेन्ट्सहरू हुँदाखेरि के भन्न चाहन्छु भन्दा जति पनि सेकेन्ड र फोर्थ सेमिस्टरलाई एकदम रेस्पेक्ट गरेर के भन्न चाहन्छु भन्दा उहाँहरूको अलिकति समय छ, अरूको हेरी उहाँको अलिकति हाम्रो जुन सिक्स्थ सेमिस्टरको छ भन्दा उहाँहरूकोमा अलिकति समय छ। र म यसबारे लिएर के भन्नु चाहन्छु भन्दाखेरि एउटा सरकारले बनाएको एउटा नियम जुन चाहिँ सोसल डिस्टेन्स छ त्यसलाई एकदम मध्यनजर गरेर जुन चाहिँ एज पर गभर्मेन्ट नोटिफिकेसन 31 मेसम्म कलेज लागेको छैन, स्कुल पनि लागेको छैन र आफ्टर 31 मे यो लकडाउन रोकिन्छ रोकिँदैन यो कहिले भन्नु सक्दैन, यो कहाँसम्म यसको डेडलाइन केही हामीलाई यादै छैन। र एउटा मध्यनजर राखेर एउटा सोसल अब डिस्टेन्सलाई हामी 6 सेमिस्टरको लागि मात्रै कलेज अब लगाउने, अरूलाई चाहिँ अब अनलाइन क्लासेसमै अब लगाएर चाहिँ अब 6 सेमिस्टरलाई मात्रै चाहिँ एउटा कलेजमा बोलाएर अब एउटा क्याम्पसमा धेरैवटा रुम्सहरू हुन्छ होइन, त्यो रुम्सहरूमा चाहिँ अब एकदम मजाले अब छुट्टाएर चाहिँ उहाँहरूको 6 सेमिस्टरलाई मात्रै चाहिँ कलेजमा पढाइदिया जाओस् भन्ने एउटा सिक्किम सरकारमाथि एउटा ठुलो आश लिएर आज म यो प्रश्न राख्दैछु। र जति पनि 11-12मा रहनुभएका नानीहरूलाई पनि है, किनकि 6, 7, 8को अलिकति उहाँको समय छ, उहाँको पनि एजुकेसन त अनिवार्य छ, जरुरतै छ, त्यही पनि उहाँलाई अनलाइनमा गराउँदै जति पनि सिनियर स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ अलिकति अब कलेजमै बोलाएर एउटा स्कुल्समा पनि धेरैवटा रुम्सहरू हुन्छ होइन, त्यो रुम्समा छुट्टाएर
मजाले क्लास गराइदिया जाओस् भन्ने एउटा सरकारबाट एउटा आश गरी एउटा म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। र लकडाउन खोलिएको खण्डमा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि गभर्मेन्ट होलिडेजहरू छ अहिलेसम्म आइरहेको छ त्योहरू सबै स्किप गरिदिया जाओस्। जस्तै यो विन्टर भ्याकेसन, समर्स भ्याकेसन्स र इभन गभर्मेन्ट जुन होलिडेजहरू छ यिनीहरू पनि स्किप गरिदिया जाओस्। र यिनीहरू स्किप गरिदिया जाओस् के हुन्छ भन्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ अलिकति समय पाउँछ पढ्ने जति अहिले अब भिक्टिम भइरहेछ स्टुडेन्ट्सहरू होइन, इन्डाइरेक्टली उहाँहरूले पनि पढ्ने मौका पाउँछ, उहाँको एजुकेसन सिस्टम पनि एकदमै राम्रो भएर जान्छ है। र यति भन्दै फ्री कोभिड-19 भएको सिक्किममा है अब सिक्किम सरकार HCM सरलाई एकदम धन्यवाद दिँदै फ्रन्ट वर्कर्सहरूलाई धन्यवाद दिँदै एकदमै अब रेस्पोन्सिबल सिटिजन्स सिक्किमको एकदम पोजिटिभ अब सिटिजन्सहरूलाई एकदमै धन्यवाद दिँदै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मेरो साथीले पनि राख्नुहुन्छ कुराहरू है। र मेरो परिचय दिनुपर्दाखेरि म टेक्नाथ शर्मा र म गभर्मेन्ट भोकेसनल कलेज देन्दामको SRC प्रेसिडेन्ट अनि विद्यार्थीवर्गको एक विशेष आवाज भएको नाताले गर्दा म सर्वप्रथम यस महामारीमा खासै त हामीले धेरै जस्तो डिमान्ड राख्नु पनि नहुने थियो, किनकि धेरै साह्रो सबैलाई नै परेको थियो। तरै पनि विद्यार्थीवर्ग पनि अलिकति भिक्टिम भएको कारणले गर्दा हामी केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। सर्वप्रथम यस महामारीमा जति पनि विद्यार्थीवर्ग बाहिर हुनुहुन्थ्यो है, या त गभर्मेन्ट कोटाबाट हुनुहुन्थ्यो या त जति पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई जुन सिक्किम सरकारले सायदै फर्स्ट स्टेट होला जसमा 5,000 रुपियाँ सपोर्ट गर्नुभयो, यसको निम्ति हामी एकदम धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। तर अर्को तर्फबाट हेर्नुपर्दाखेरि आज सिक्किमकै विद्यार्थीवर्गहरूमा पनि कति कुराहरू अपुग भइरहेको हामीले देखिरहेको छौँ है, जसमा के छ भन्दाखेरि जुन धेरैवटा इस्युहरू निस्किँदैछ, जसमा है रुम रेन्टको कुराहरू पनि यहाँनिर आइरहेको छ, जसमा है रुम रेन्टको विषयमा म यही नै भन्न चाहन्छु। अहिले सिक्किम सरकारलाई एकदमै साह्रो परेको कारणले गर्दाखेरि हामीले घर मालिकहरूको है एउटा सपोर्ट पनि पाइरहेको छौँ भन्ने हामी आशा पनि राख्दछौँ। र अर्को तर्फबाट एउटा इतिहास कायम भएको छ, सायदै पहिलोचोटि होला हामी सबै विद्यार्थीवर्गहरूलाई जुन गेजिङ कलेजकोलाई SRCलाई एउटा मिटिङ अर्गनाइज भयो अनिर्वाच SCM सरसँग। र एउटा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यो सबै कलेजको SRC प्रेसिडेन्टहरू अनि SRC मेम्बरहरूलाई पनि एउटा मिटिङ कन्डक्ट भइदियोस्, जसमा चाहिँ SCM स्वयं हो त्यहाँनिर अनि साथै एसिया सर अनि एजुकेसन मिनिस्टरसँगै एउटा बैठक गठन भयो भनेदेखि हामीले कलेजमा नभएको अपुग कुराहरू हामी स्योर डिमान्डहरू राख्न सक्थ्यौँ भन्ने हामी आशा गर्दछौँ। साथै कलेजमा हुनुपर्ने इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू अनि सस्टेनेबल डेभलपमेन्टपट्टि एजुकेसनमा लानु पर्दाखेरि के कुराको आवश्यकता पर्छ भन्दाखेरि इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू छैन, कति कलेजमा है ल्याबहरू छैन है। यस्तो कुराहरू पनि आज हाम्रो हुन त सिक्किम सरकारले यस महामारीमा पनि धेरै कुराहरू काम गरि नै रहनु भएको छ अनि यो कुरालाई पनि अलिकति मध्यनजरमा राखिदिनुहुन्छ भन्ने हामी आशा गर्न चाहन्छौँ। अनि अन्तमा म यही भन्छु, जुन अहिले सिक्किममा ग्रिन स्टेट भन्ने छ है, जसमा एकदम राम्रो छ, किनभनेदेखि भारत सरकारले पहिला लकडाउन गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो सिक्किम सरकारले लकडाउन गरेको थियो, त्यो हामी सबैलाई थाहै कुरा हो। त्यसको कारणले गर्दाखेरि यसमा है जति पनि फ्रन्टलाइन वर्कर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई हामी सम्पूर्ण विद्यार्थीको तर्फबाट विशेष रूपले धन्यवाद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यसको श्रेय धन्यवाद गभर्मेन्ट अफ सिक्किमलाई पनि जाँदछ। अनि हामी के भन्न चाहन्छौँ भने हामी सबैजना मिलेर हाम्रो राज्य स्टेटलाई चाहिँ एउटा वान अफ द बेस्ट स्टेट बनाऊ कि ताकि कुनै पनि कोभिड-19 को पोजिटिभ केस नल्याएर है भन्ने। अनि अर्को विशेष गरी एउटा विद्यार्थीवर्गलाई चाहिनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि जसमा है अहिले हाम्रो ग्रेजुएसन छ, कतिवटा सब्जेक्टहरू एउटा हाम्रो रिक्वेस्ट मात्रै हो, यो के छ भने मास्टर गर्नु सिक्किममा छैन। जस्तै हाम्रो धेरैवटा कुरा छ एम्बोकहरूदेखि लिएर धेरैवटा, जसमा यदि अब यो लकडाउन अनि यो महामारीको कारणले गर्दा हाम्रो स्टेटको स्टुडेन्टहरू बाहिर जानु सक्दैन, त्यो कुरा सबैलाई थाहै छ। र हामीलाई अलिकति मास्टरको कतिवटा डिग्रीहरू छैन सिक्किममा, त्यो पनि अलिकति प्रदान गरिदिए हामी एकदमै खुसी हुने थियौँ भन्दै। अनि नेक्स्ट वक्ता हाम्रो रिनोक कलेजको SRC प्रेसिडेन्टले उहाँले भन्नुहुन्छ। धन्यवाद। को प्रेसिडेन्ट, आज स्टुडेन्टहरूले के कति प्रब्लम फेस गर्नुहुँदैछ अनलाइन क्लासेसहरूमा, त्यो सबै कुरा भन्न आइरहेको छु सबै स्टुडेन्टको तर्फबाट। खासै चाहिँ अब कुरा सुरु गर्नु पर्दाखेरि अनलाइन क्लासेसमा हामी सबैलाई प्रब्लम हुँदैछ। कतिवटा कुराले गर्दाखेरि हाम्रोमा प्रपर इन्टरनेट कनेक्टिभिटी नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा साह्रै नै प्रब्लम हुँदैछ। त्यही कारणले गर्दा हामीलाई लागेको कुरा अब एउटा सर्वप्रथम त टिचर्सहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँहरूले आफ्नो पट्टिदेखि जति पनि दिनुहुँदैछ बेस्ट दिनुहुँदैछ। स्टुडेन्टहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, उहाँहरूले पनि कतिको सिक्नुहुँदैछ। तर दुवैपट्टि तालमेल उत्तिकै मिलेको छ जस्तै लाग्दैन हामीलाई अहिलेको हालत हेर्दाखेरि। कतिजनाले राम्रो इन्टरनेट हुनेले मात्र पढ्नु पाउनुहुँदैछ, कतिजनाले पाउनु भएको छैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने अब माथि हाम्रो एजुकेसन डिपार्टमेन्टदेखि नै एउटा नोटिस जारी होस्
त्यसमा सबैमा युनिफर्मली टिचर्सहरूले कुन चाहिँ तरिकाले पढाउनु पर्ने हो त्यो गाइडलाइन्स प्रपर प्रोभाइड होस् भन्ने मेरो सुझाव अब हायर अथोरिटी प्रति। त्यही कारणले गर्दा हाम्रो स्टुडेन्टहरूले धेरै कुरा नै फेस गर्दैछ। जस्तै हुन्छ नि अब कतिवटा कलेजेस स्कुलहरूमा अनलाइन इक्जामिनेसनको प्रबन्ध मिलाएको छ तर सबैमा मिलाएको छैन। हाम्रो यो इक्जामिनेसन रिलेटेड तर फर्स्टमा केही फाइनलाइज भएको छैन। सेकेन्ड मिटिङ बसेर मात्र कुन चाहिँ मोडमा इक्जामिनेसन गराउनु पर्ने चर्चा हुन्छ भन्ने आएको थियो तर यो नभइकन कतिवटा कलेजेसमा नोटिफिकेसन पनि आउट भइहाल्यो कि इक्जामिनेसन हुन्छ अनलाइन मोडदेखि नै हुन्छ तर उहाँहरूले प्रपर प्रिपेयरहरू केही नगरिकन त्यस्तो नोटिफिकेसन आएको छ। त्यही कारणले युनिफर्मली डिसिजन लिइदिनुहोस्। हामी स्टुडेन्टमा पनि प्यानिक हुने सिचुएसन आएको छ। अब कतिवटा कलेजेसमा इक्जाम हुँदैछ उहाँले मात्र डिग्री पाउनुहुन्छ हामीले पाउँदैन भन्ने क्वेसन स्टुडेन्टहरूमा पनि छ। त्यही कारणले गर्दा त्यहाँदेखि एउटा सुझाव भन्दा पनि रिक्वेस्ट हाम्रो टिचरहरूलाई उहाँहरूले अनलाइन क्लासेस त कन्डक्ट गराउनु हुँदैछ त्यसमा हामी पनि धेरै धन्यवाद आभार गर्छौँ उहाँहरूप्रति। तर त्यो अनलाइन क्लासेस चाहिँ भिडियो मार्फत भइदियो भने चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो विचार। नोट्सहरूले मात्र अलिकति भए पनि पढ्नु सकिएको छैन। भिडियो मार्फत चाहिँ कस्तो प्रकारले भन्दाखेरि वाट्सएपमा भिडियो पठाइदिनु भयो आफै क्रिएट गरेर अरूको भिडियोहरू होइन आफै त्यहाँदेखि जति पनि इक्जामिनेसन रिलेटेड नोटिसहरू छ त्यो चाहिँ सबैजना कलेजको प्रिन्सिपलहरू सल्लाह गरेर मात्र निकालिदिनुहोस्। हाम्रो 2-3वटा कलेजमा मात्र आउँदाखेरि साह्रै सिचुएसन धेरै अर्कै भएको छ। त्यही कारणले गर्दा त्यहाँदेखि रह्यो कुरा अब हाम्रो जति पनि गाइडलाइन्सहरू माथिदेखि प्रोभाइड गरिदिनुहुन्छ एउटा प्रपर ढङ्गमा गरिदिनुहोस्। यो पालदेखि एउटा प्रपर वेमा गरिदिनुहोस् कि हामीलाई पनि सुविधा होस्। त्यही कारणले गल्ती त अब कसैलाई देखाउनु सक्दैन। हामीबाट पनि गल्ती भएको छ हामी मान्छौँ तर कतिवटा जग्गामा टिचर्सहरूदेखि पनि हुँदै होला। कतिजनाको नेट नचलेर हुँदैछ कतिजनाको अब नेटहरू नचलेर हुँदैछ स्टुडेन्टको पनि त्यही छ प्रब्लमहरू। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सबैजना अब हामी मिलेर काम गरौँ। अब लकडाउन खोलिन्छ खोलिँदैन हामी कसैलाई पनि याद छैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि अब हामीले यसरी बाँच्न पनि सिक्नुपर्छ। त्यही कारणले गर्दा हाम्रो यो निवेदन। त्यहाँदेखि अर्को कुरा रह्यो हामीले 6 सेमिस्टर क्लास 10, 11, 12लाई चाहिँ लगाइदिनु भनेर भनेको थियो। अब यसमा पनि सर्टेन सेफ्टी प्रिकर्सनहरू चाहिँ ध्यानमा राखेर लगाइदिनुहोस्। जस्तै हाम्रो कलेजमा यहीँ सिक्किमको मात्र हुनुहुँदैन बाहिरको पनि हुनुहुन्छ। वेस्ट बेङ्गल दार्जिलिङहरू भयो त्यहाँदेखि पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि अगाडि नै लिएर क्वारेन्टाइनमा राखेर बस्ने प्रपर फेसिलिटीहरू प्रोभाइड गरिदिनुहोस्। अगाडिदेखि नै त्यही प्लानिङमा चलौँ हामी पनि। त्यही चाहिँ हाम्रो पनि सरकारप्रति रिक्वेस्ट छ। यो कुरा चाहिँ तपाईँले प्रेस डिपार्टमेन्टसँग के कोअर्डिनेसन गर्छ? हामीले डिपार्टमेन्टसँग चाहिँ गरेको छौँ। आज चाहिँ तपाईँ 3टै कलेजको मात्रै हुनुहुन्छ कि अरू? हामी अरू कलेजको पनि छ। हामी बुटफुट कलेजको पनि छ, माङसिला कलेजको छ, एनबिबिडिसीको छ, चेकहुमको छ। सिक्किम जो कि ग्रीन जोन में है और वहां पर एक भी कोरोना पेशेंट नहीं पाया गया। वहां पर पब्लिक और प्राइवेट व्हीकल्स दिखाई दे रहे थे रोड पर और दुकानें भी खुली दिखाई दे रही थी लेकिन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया हुआ था और मास्क भी पहने हुए थे। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कैमरामैन सनी के साथ।
नगर निगम के मेयर अशोक भट्टाचार्य की 5 साल के कार्यकाल की अवधि कल समाप्त होने वाली थी, जो कि 17 मई को, लेकिन कल संडे होने के कारण आज ही उनको इस्तीफा देना पड़ा। इसको लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने नाराजगी जताई है राज्य सरकार के खिलाफ। तो आइए आपको वहां की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 17 मई 2015 के दिन सिलीगुड़ी नगर निगम का चुनाव जीतकर वामफ्रंट ने अपना बोर्ड बनाया। कल यानी 17 मई 2020 के दिन वामफ्रंट परिचालित बोर्ड का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। हालांकि कल रविवार है, इसलिए आज के दिन यानी शनिवार को मेयर अशोक नारायण भट्टाचार्य ने ही सिलीगुड़ी नगर निगम से अपनी विदाई ले ली। वहीं इसी बीच कल यानी शुक्रवार के दिन राज्य सरकार के द्वारा बोर्ड के गठन के मामले को लेकर उन्होंने एक पत्रकार सम्मेलन कर राज्य सरकार के द्वारा भेजे गए उस नोटिस को वापस लेने की अपील की है। इस पर उन्होंने पत्रकार सम्मेलन कर जानकारी दी है। वहीं दूसरी तरफ नगर निगम के विपक्ष के नेता रंजन सरकार ने भी मेयर पर कटाक्ष किया है। आइए देखते हैं दोनों का यह पत्रकार सम्मेलन। प्रश्न যেটা দাঁড়াচ্ছে সেটা হচ্ছে আমরা তো মানসিক দিক দিয়ে তৈরি ছিলাম যে যখনই আমাদের বোর্ডের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে, নির্বাচন যখন হচ্ছে না, আইন অনুযায়ী সেকশন 11 বা সেকশন 16 অনুযায়ী এখানে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বা বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর গঠিত হবে, এটি আইনের প্রভিশন। তাহলে এই আইনের ধারা সব জায়গাতেই যখন যেভাবে প্রয়োগ হচ্ছে, তো এখানেও সেইভাবেই তো প্রয়োগ হওয়া উচিত ছিল। সব জায়গাতে যে কলকাতা সহ অন্যান্য জায়গাতে কীভাবে প্রয়োগ হয়েছে, মেয়র পরিষদ বা চেয়ারম্যান পরিষদদের নিয়েই সেটা গঠিত হয়েছে। কোথাও তো এর মধ্যে তো বিরোধী দলের সদস্যদের কোথাও নেই, একমাত্র শিলিগুড়িতে হয়েছে। আমি আজকে শুনলাম জয়নগরেও করেছে এরকম, যেহেতু জয়নগরে কংগ্রেসের বোর্ড। আমরা প্রশ্নটা তুলেছি, এটা নৈতিকতার প্রশ্ন। এটা কি ঠিক যে সারা পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে শিলিগুড়ি ঠিকই একটা আলাদা বামপন্থীদের এটা একটা বোর্ড, কিন্তু তাহলেও তো আইনটা তো একই, সরকারের সিদ্ধান্ত সবার ক্ষেত্রে তো একই রকম হওয়া উচিত, বামপন্থী বলে তো আরেক রকম হওয়া উচিত না। সেই জন্যে আমরা দাবি করেছি একটাই, এই যে সিদ্ধান্ত তারা নিয়েছে তারা এই সিদ্ধান্তটা প্রত্যাহার করুক, অন্য জায়গায় যেভাবে সেভাবেই তারা করুক, সিদ্ধান্তটা তাদের প্রত্যাহার করার কথা আমরা বলেছি। না, উদ্দেশ্য তো রাজনৈতিক, এটা আরও ওয়ান কাইন্ড অফ শিলিগুড়ির প্রতি প্রথম থেকেই যে একটা ভিন্ডিকটিভ অ্যাটিটিউড যেটা ছিল গভর্নমেন্টের আমরা দেখেছি, তার মানে একটা শেষের দিনও সেটা থেকে যাচ্ছে, এটা খুব দুঃখজনক। শেষের দিনে তো মানে আমরা তো শেষের দিনেও এরকম একটা মানে থেকে আমরা বেরিয়ে যাই, যত তাড়াতাড়ি বেরোবো তত তাড়াতাড়ি নির্বাচনগুলো হবে। তাহলে এই পর্যায়ে দাঁড়িয়ে তিনি এই ধরনের কথা বলা, এটা সহিষ্ণুতার অভাব বলে আমরা মনে করি। দ্বিতীয়ত, এসজেডি এর যখন কমিটি হয়, সেখানে মাথায় যখন তৃণমূল কংগ্রেসের কোনো নেতৃত্ব বসে বা এমএলএ বা কোনো প্রাক্তন এমপি বসেন, সেই কমিটিতে ঢোকার জন্য তিনি বারবার আপনাদের কাছে কাকুতি মিনতি করেন যে আমাকে কেন নেওয়া হচ্ছে না, আমাকে কেন নেওয়া হচ্ছে না। তাহলে আজকে এমন কি ঘটলো যে ওনার নেতৃত্বে তো আমাদের কোনো অসুবিধা নেই, উনি চেয়ারম্যান হিসেবে এই কমিটিতে রয়েছেন, আমাদের তো কোনো অসুবিধা নেই। রাজ্য সরকার যে সিদ্ধান্ত নেবে এটা আইনেই বলা আছে, এটা রাজ্য সরকারের নমিনি, এখানে কারোর কান্নাকাটি করারও কিছু নেই, দাবি দাওয়া করারও কিছু নেই। কিন্তু তবুও আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তিনি এতই মানবিক যে তিনি বলার সঙ্গে সঙ্গে তাকে চেয়ারম্যান করে একটা সুন্দর কাজ করার ব্যবস্থা তিনি করেছেন। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আজকে এইভাবে পালিয়ে যাওয়া, এটা রাজনৈতিক কার্যকলাপ ছাড়া আমরা কিছু মনে করি না। এখনো আমরা আহ্বান জানাচ্ছি, আমরা প্রত্যেকে তৈরি আছি, আমাদের রাজ্যের সরকার যে নির্দেশ দিয়েছেন সেটাকে পালন করবার ক্ষেত্রে আমাদের এতটুকু আমরা কেউ কার্পণ্য করব না। যারা বোর্ডের মেম্বার হয়েছেন তারা প্রত্যেকের কাছে আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি বলছি, আপনারা আসুন, শিলিগুড়ির স্বার্থে, শিলিগুড়ির নাগরিক পরিষেবার স্বার্থে যেটা 5 বছরে বর্তমান বোর্ড করতে পারেনি, আমরা সেটাকে করে দেখাতে চাই। এবং সেটা রাজ্য সরকারের দেখানো পথে, রাজ্য সরকারের যে নীতি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে দেখানো পথ, সেই পথেই শিলিগুড়ির উন্নয়ন, যেটা আপনারা এর আগে 9 মাসের অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের সঙ্গে আপনারা দেখেছেন।
যে কি পরিমাণ কাজ শিলিগুড়িতে বিভিন্ন দপ্তর এনবিডিডি এসজেডি শুরু করে সমস্ত দপ্তর ঐক্যবদ্ধভাবে শিলিগুড়ি ডেভেলপমেন্টের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। আমি ধন্যবাদ জানাবো আমাদের এখানকার মাননীয় মন্ত্রী গৌতম দেব সহ আমাদের এসজেডি এর চেয়ারম্যান, আমাদের বর্তমান এনবিডিডি দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, আমাদের মাননীয় পুর দপ্তরের পুর নগরায়ণ উন্নয়ন মন্ত্রী জনাব ফিরহাদ হাকিম, সর্বোপরি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে যে পরিমাণ অর্থ তিনি এই বছর এই আর্থিক বছরে দিয়েছেন। কোন পুর নিগমকে এত টাকা, বিরোধী দল থাকা সত্ত্বেও এত টাকা কিন্তু কাউকে, আমাদের রাজ্যের সরকার এত অর্থনৈতিক দুরবস্থার মধ্যেও চেষ্টা করেছেন শিলিগুড়িকে সে অর্থ দিতে। আমরা বলছি যে এটা ওনার দলের চাপ, যতদূর শুনেছি ওনার দলে উনি কারোর সঙ্গে নাকি আলোচনা না করে করেছেন। অনেক এমআইসিরা আমাদের কাছে বিভিন্ন সময় তারা অভিযোগ করেছেন, কাউন্সিলররা অভিযোগ করছেন, অনেক কাউন্সিলর আমাদের সঙ্গে কথা বলেছেন। কিন্তু আমরা এটা রাজনৈতিকভাবে দেখতে চাই না, আমরা এটাকে সার্বিক শিলিগুড়ির উন্নয়নের ক্ষেত্রে আমাদের রাজ্যের যে চিন্তাভাবনা সেটাকে বাস্তবায়িত করার জন্য আমরা তৈরি। তাতে চেয়ারম্যান কে হলো, সেই কমিটিতে বোর্ডে কে থাকলো, আমরা সেটা নিয়ে চিন্তা করছি না। আমরা চাই সকলে যারা 12 জন এই কমিটিতে আছেন, এই বডিতে আছেন, সকলে জয়েন করুন এবং সকলে মিলে আমরা এগিয়ে যাই। বলছেন ক্রান্ত তো আমরা হয়েছি, কোনো একটা, আমি চ্যালেঞ্জ করছি, এর আগেও বলেছি, একটা মিটিং বিরোধী দলের কোনো, না কংগ্রেস না আমরা কারোকে নিয়ে একটা মিটিং এখন এই 5 বছরে তিনি করেননি। কোন গণতন্ত্র? আজকে কোন ষড়যন্ত্রের কথা উনি বলছেন? শিলিগুড়ির যে কটা রাস্তা হয়েছে, যে কটা ডেভেলপমেন্ট হয়েছে এই 9 বছরে, সবটাই রাজ্যের সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের মাধ্যমে। আমি চ্যালেঞ্জ করছি, উনি 1 কিলোমিটার নতুন রাস্তা কোথায় করেছেন দেখান, 1 কিলোমিটার ড্রেন কোথায় করেছেন দেখান। হাউজিং ফর অল করতে ব্যর্থ। শিলিগুড়ি শুধুমাত্র এই পুর নিগম ওডিএফ করতে পারেনি বলে পার্শ্ববর্তী যে বিধানসভা ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি, সেটাকে পর্যন্ত ওডিএফ করা যাচ্ছে না, গ্রামগুলো ওডিএফ হয়ে গেছে। আমাদের মহকুমা পরিষদ বামেদের হাতে আছে, তবুও বলছি কম, আমাদের গ্রামগুলো ওডিএফ হয়ে গেছে। কিন্তু শিলিগুড়ির এই অপদার্থ প্রবোর্ডের জন্য আমরা আমাদের শিলিগুড়ি, গর্বের শিলিগুড়িকে আমরা এখানে ওডিএফ করতে পারিনি, এটা আমাদের কাছে লজ্জা। উনি শুধুমাত্র রাজনীতি করে গেছেন সারা জীবন। উনি বিরোধী দলে নেই, উনিও তো বিরোধী দলের এখানকার এমএলএ। উনি তো সকালবেলায় গিয়ে আমাদের পুর নগর উন্নয়ন মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলছেন, তার প্রশংসা করছেন, তারপরে এসে এখানে আমাদের রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলছেন। বিরোধী দলের কাজটা কি? বিরোধী দল হিসাবে গঠনমূলক আলোচনা কখনো উনি করেননি। আমরা দাবি করছি বিরোধী দল হিসাবে শিলিগুড়ি পুর নিগমের গত 5 বছরে আমরা গঠনমূলক আলোচনা করেছি, চেষ্টা করেছি ওনাকে বোঝাবার, উনি বোঝেননি। উনি আমাদের সম্পর্কে যে বিরূপ মন্তব্য করছেন এটা অসাংবিধানিক। রাজ্য সরকার তারা ঠিক করেছেন। आगे बढ़ते आपको दिखाएंगे विभिन्न बाजारों की तस्वीरें। चंपासरी बाजार, रेगुलेटेड बाजार और हायदापाड़ा बाजार की कुछ तस्वीरें, जहां पर आप देखेंगे कि बहुत भीड़ दिखाई दे रही है। लोग अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग को सही तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हैं और ना ही उन्होंने सही तरीके से मास्क पहने हैं। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं नेहा गुप्ता के साथ।
सिलीगुड़ी के विभिन्न चौराहों की आपको तस्वीर दिखाएंगे जहां पर पुलिस तैनात है और साथ ही साथ बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले रही है जो लोग बेवजह बाहर निकले हैं। आइए आपको वहां की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं नेहा गुप्ता के साथ। देखिए नया बाजार की हम स्थिति सुबह की दिखा रहे हैं आपको और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके की भीड़ की स्थिति है। सुबह के 10:20 हुए हैं अब फिलहाल और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं ट्रिपलिंग भी लोग जा रहे हैं, लोग मास्क लगाए हुए हैं लेकिन नाकों पर लगाए हुए हैं और ये भाई साहब को देखिए मास्क नहीं पहने हुए हैं इनको। और आप गाड़ियों की स्थिति देखिए कि किस तरीके से भीड़ भाड़ आप देख रहे हैं। कि चाय की दुकान हम आपको दिखा रहे हैं कि चाय की दुकानों में लोग खरीद रहे हैं लेकिन कुछ भीड़ है, वहाँ पे भीड़ नहीं लगानी है। अभी हम लोग नया बाजार के अमर कंपाउंड के सामने खड़े और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाय की एक दुकान जो है वो इन्होंने लगाई है। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ लोगों की भीड़भाड़ भी आप देख सकते हैं कि लोगों को यहाँ पर चाय पीने के लिए मना ही नहीं, आप खरीद के लेके जाइए, लेके जाके घर पर पीजिए, ये साइड में पीजिए क्योंकि चाय की दुकानों पर भीड़ करना जो है वो सही नहीं है। क्या नाम है आपका? रामविलास राय। अच्छा, चाय की दुकान में भीड़ करना नहीं है। हाँ ठीक है, वो लेबर लोग है ना, वो गाड़ी लोड कर रहा है ना, फिर भी साइड करके सोशल डिस्टेंस ठीक और नाक पर मास्क पहनिए। चलिए तो देखिए लोग जागरूक तो है ही। यहाँ पर हम आपको सुबह की स्थिति दिखा रहे हैं, 10:20 हो रहे हैं अभी सुबह और यहाँ पर आप देखिए कि
यहाँ की स्थिति आप देखिए, सुबह का वक्त है इसलिए यहाँ पर थोड़ी बहुत आप वाहनों की भीड़ देख सकते हैं, लेकिन ये जो वो वाहन है जो सामान खरीदने के लिए आए हैं और लेके निकल जाएंगे, लेकिन उतनी भीड़ भाड़ की स्थिति जो है वो आप नहीं देख पा रहे हैं। इस वक्त हम लोग थाना मोड़ पर मौजूद हैं। सुबह के 10:30 बज रहे हैं और इस बीच लॉकडाउन का 53वां दिन है और यहाँ पर देखिए लॉकडाउन की स्थिति कैसी है। हालांकि पुलिस की जो चेकिंग आप देखते हैं हर गली चौराहों पर, मोड़ पे जो मेन मोड़ है शहर के मेन, वहाँ पर आप देखिए, और आज भी ऐसी कुछ स्थिति आपको दिख जाएगी थाना मोड़ से। सुबह के 10:30 बज रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं क्यों निकले हैं, कहाँ जा रहे हैं। चेकिंग जो है पुलिस की हमेशा ही ज़बरदस्त रहती है। देखिए आप पीछे जो है गाड़ियों की एक लंबी कतार लगी है क्योंकि सामने चेकिंग हो रही है और यहाँ पर भी कुछ बाइकों को साइड किया गया है और इनसे पूछताछ की जा रही है कि क्यों निकले हुए हैं, क्या काम है, क्यों निकले हुए थे भैया। वो फूल लेने के लिए। तो फिर अभी क्यों साइड करवा रहे हैं? वो पेपर्स नहीं है, पेपर्स लाने भेजा है भाई को। तो देखिए बिना पेपर्स के चलने से तो पुलिस आपको पकड़ेगी ही, क्योंकि इस लॉकडाउन में जो है आप हेलमेट, मास्क, पेपर्स जो है वो प्रॉपर लेके निकलिए और कहाँ क्यों निकले हैं वो भी आप सही से बता दीजिए, तो आपको पुलिस जो है वो छोड़ देगी। क्योंकि बहानेबाजी अगर आप करेंगे और देखा जाएगा कि आप सही नहीं बता रहे, तब तो कार्रवाई करेगी पुलिस। और यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 पहिए वाहन या 4 पहिए वाहन जो है सभी अपने अपने कामकाजों में निकली है। सिलीगुड़ी के थाना मोड़ से ये स्थिति जो है सुबह का 10:30 बजे ये हम आपको दिखा रहे हैं। हम आपको लगातार रूप से इस बीच दिखाते आ रहे हैं कि लॉकडाउन में कहाँ की कैसी स्थिति है। अब देखिए कि पुलिस जो है चेकिंग हर बाइकों की, गाड़ियों की कर रही है और इस बीच आप देख रहे हैं कि शहर के जो मेन चौराहे हैं वहाँ पर पुलिस की गश्त जो है काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। इनसे भी इनकी आइडेंटिटी चेक की गई, पूछताछ किया गया कि ये कहाँ जा रहे हैं, इसके बाद ही इन्हें जाने दिया जा रहा है। एक पेशेंट पार्टी जो थे उनको भी छोड़ा गया, डॉक्टर की गाड़ी है और भी रोज़मर्रा में जो इम्पॉर्टेंट कामकाज के लिए लोग निकले हुए हैं वो आप देख सकते हैं। बेफिजूल के आप घर से बाहर मत निकलिए, क्योंकि ये जो वैश्विक महामारी आज हम सभी भुगत रहे हैं, क्योंकि इससे पहले कभी भी ऐसी स्थिति जो है वो नहीं देखी गई थी। पुलिस के सिविक वॉलंटियर्स पूछ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? ये सामने में जा रहा है। डबल पे मत जाइए, सिंगल पे जाइए, सिंगल लेके आइए, कामकाज कीजिए। और डबलिंग की जो स्थिति आप देख रहे हैं पिछले कई दिनों से हम आपको दिखा रहे हैं कि डबलिंग पे जो भी लोग जा रहे हैं उन पर पुलिस जो है अपनी सख्ती के साथ बर्ताव कर रही है और ज़रूरत है कि आप सिंगल जाइए, सिर्फ कामकाज के लिए निकलिए। और यहाँ पर आप देखिए पीछे एक लंबी सी लाइन लग गई है गाड़ियों की, वाहनों की, और एक एक करके उनको छोड़ा जा रहा है। हालांकि सुबह का टाइम है इसीलिए थोड़ी सी भीड़ आपको ज़्यादा दिखेगी, क्योंकि बहुत सारे ऑफिस ऐसे हैं इमरजेंसी जो खुले हुए हैं और ऐसे अभी कोरोना वॉरियर्स आप इन सभी पुलिस कर्मियों को देख सकते हैं। साथ ही महिला पुलिस कांस्टेबल, सिविक वॉलंटियर्स भी मौजूद है। ये कहाँ जा रहे हैं? तो यहाँ पे देख रहे हैं कि डॉक्टर दिखाने के लिए लोग जा आ रहे हैं। गाड़ी में 4 लोग जा रहे हैं। आप देखिए कि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। हालांकि कार में सिर्फ 3 लोगों को जाने की अनुमति थी, लेकिन पेशेंट को शायद दिखाने के लिए लेके जा रहे हैं, इसलिए हो सकता है ये लोग जा रहे हैं। लेकिन आपको कार में जब जा रहे हैं तो ड्राइवर के साथ 2 जन जाने की अनुमति है और बाइक्स में सिर्फ या स्कूटी में आपको सिर्फ सिंगल पर्सन को ही चलने की अनुमति है। और यहाँ पर भी आप देख लीजिए कि बहुत सारे वाहनों पे आप सिंगल, डबल लोगों की आवाजाही की स्थिति देख सकते हैं। कुछ टोटो भी चल रहे हैं, कुछ रिक्शा चल रहे हैं।
2 पहिए 4 पहिए के वाहन तो चल ही रही है, और जो कामकाज के लिए लोग निकले हुए हैं वो भी आप देख ही सकते हैं। साथ ही साथ अभी जो है सुबह के हम आपको दिखा रहे थे कि थाना मोड़ की स्थिति क्या है, चलिए अन्य जगहों की स्थिति क्या है वो भी हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम लोग सुकना आप पहुंचे हैं और अभी दिन के जो है 11:40 हुए हैं, और यहाँ की स्थिति देखिए आप कि जो भी सिलीगुड़ी से गाड़ियाँ आ रही हैं इस साइड तो उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है और चेकिंग भी की जा रही है। साथ ही यहाँ पर आप एक टीम भी देख सकते हैं डॉक्टर्स की, साथ ही महिला पुलिस कांस्टेबल बैठी हुई हैं, सिविक वॉलंटियर्स, पुलिस के अधिकारीगण भी मौजूद हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो एक पुख्ता व्यवस्था जो है वो की गई है सुकना के इस मोड़ पर, बैरिकेड लगाई हुई है। जो भी लोग आ रहे हैं सिलीगुड़ी से इस साइड के लिए सुकना की तरफ होके जो यहाँ से आगे जा रहे हैं कालिम्पोंग, मिरिक, दार्जिलिंग वगैरह के लिए, तो उनसे प्रॉपर उनकी चेकिंग हो रही है, पूछताछ की जा रही है कि आप कहाँ जा रहे हैं। और इस बीच हम आपको दिखा रहे हैं कि सुकना से यहाँ की स्थिति आप देखिए कि सामाजिक संगठन के कुछ लोग भी मौजूद हैं सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए। हम इधर के लोगों से भी बातचीत करेंगे। यहाँ पे एक हेल्थ डिपार्टमेंट से व्यक्ति जुड़े हुए, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? दिलीप क्षेत्री। अच्छा, आप लोग इधर कैसी सेवाएं दे रहे हैं? नहीं, ऐसे यहाँ तो ऐसे भी जीटीए के और से सुकना हॉस्पिटल, सुकना बीपीएससी के और से, और मैडम है, मेरे डॉक्टर मैडम है और स्टाफ हैं। यहाँ जैसे कि थर्मल टेम्परेचर को देख मतलब चेक करके, और जैसे कि एक यहाँ पर हेल्प डेस्क है हमारा, वो हेल्प डेस्क भी है। हेल्प डेस्क के जैसे कि भाई हैं जितने भी यहाँ का पार्टी का, लोकल जो एनजीओ का भी है, ये सब मिलकर यहाँ पर एक हेल्प डेस्क है। उसकी ओर से अभी यहाँ पर जैसे कि बाहर से जो भी आ रहे हैं उन लोगों को पूछ रहे हैं कि कहाँ से आए, क्या है, कैसे। जैसे कि उन लोग को अगर वैसे कोई डेंजर जोन है, कोई ग्रीन जोन है, वहाँ से जो आ रहे हैं, जैसे कि मैं पूरा इंक्वायरी कर ये हमारे जैसे सिमलवाड़ी में क्वारंटाइन सेंटर है, क्वारंटाइन सेंटर में जैसे कोई रेड एरिया से आया हुआ है, कोई मतलब ऑरेंज एरिया से आया हुआ है, उन लोग को वहाँ ले जा रहे हैं। जो ग्रीन एरिया से आए हैं यहाँ पर जितने भी, उन लोग को सुगुना जैसे हमारे बीपीएससी है वहाँ पर स्वैब टेस्ट हो रहा है। अच्छा। वो टेस्ट के बाद में होम क्वारंटाइन दे रहे हैं। अच्छा। जैसे यहाँ पर अभी जितने भी है पुलिस प्रशासन और एनजीओ और पार्टी का भी, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा, सब मिलकर यहाँ पर एक ही वो हो रहा है, थर्मल टेम्परेचर और सैनिटाइज कर रहे हैं। ऐसे जीजीएम की तरफ से है या फिर आप लोग जीटीए की तरफ से? नहीं, जीटीए, ये मतलब जीटीए भी है उससे, और पार्टी का गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ऐसे भी। हाँ, ये तो जैसे कि यहाँ का जीटीए तो जीजीएम का ही है कि ना सर। जैसे कि हमारे चेयरमैन के जो उससे अनिल थापा जी के निर्देश से जैसे जितने भी पार्टी के कैडर लोग हैं उन लोग भी सेवा कर रहे हैं यहाँ पर। सर, आपका नाम? मेरा नाम दिलीप क्षेत्री है और मैं हेल्थ का भी स्टाफ हूँ। थैंक यू सो मच। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जीटीए के अधिकारीगण और जीजीएम के संयुक्त तत्वावधान में यहाँ पर जो है वॉलंटियर्स मौजूद है। एक टीम दी गई है यहाँ पर, सिविक वॉलंटियर्स को आप देख रहे हैं। साथ ही लोगों की यहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही है। और यहाँ पर उन्होंने बताया है कि सीमालवाड़ी में जो भी रेड जोन या ऑरेंज जोन इलाके से आ रहे हैं इस क्षेत्र पर, उनकी प्रॉपर चेकिंग वगैरह करने के बाद उनको यहाँ पर सीमालवाड़ी में जो क्वारंटाइन बनाया गया है, क्वारंटाइन सेंटर, वहाँ पर उनको रखा जा रहा है। और जो ग्रीन जोन से आए हुए हैं उनको यहाँ पर एक टेस्ट करने के बाद उनको होम क्वारंटाइन की सलाह दी जा रही है। तो ये जो स्थिति थी ये आप देख रहे हैं कि सुकना से हम फिलहाल आपको दिखा रहे थे 11:15 बजे की ये स्थिति। और चलिए यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की भी क्या कुछ स्थिति है वो हम आपको दिखाते हैं। तो हम लोग सुकना से आगे की तरफ बढ़ रहे, सुकना बाजार की ये स्थिति आप देख पा रहे हैं। जो है वो बंद है, कुछ खुली भी है ज़रूरत की दुकानें, और बाकी सब आपको बंद ही दिखेंगे।
टॉय ट्रेन का सुना सुखना स्टेशन। सुखना की ये भी स्थिति आप देखिए, यहाँ पे टॉय ट्रेन जो है वो छोड़ती थी, लेकिन अभी सब कुछ बंद है फिलहाल। एक आध दुकानें जो है बाजारें वो खुली हुई है। देखिए कि जो दुकानें हैं वो सब खुली हुई है। यहाँ पर कुछ राशन की दुकान है, इनसे हम बातचीत भी करेंगे। तो सुखना बाज़ार के पास में जो एक राशन की शॉप है वहाँ पर हम फ़िलहाल मौजूद है, राशन की एक दुकान पर। और यहाँ पर आप देखिए कि भीड़ जो लगी हुई है, हालांकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए लगे हुए लाइनों पर, लेकिन उतनी ज़्यादा यहाँ पर आप नहीं देखेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो भी रहा है। और मास्क भी कुछ लोग पहने हुए हैं तो कुछ लोग नहीं भी पहने हुए हैं, ऐसी भी स्थिति जो है वो भी दिख रही है। हम बातचीत करेंगे। सर मास्क लगा लीजिए। हम मास्क भेजिए, भूल गया था तो रुमाल लगा लीजिए। नहीं है हम भेजिए। देखिए और भी आपको स्थिति दिखेगी कि लोग जो है मास्कों को नहीं लगा रहे। बिना मास्क के घर से बाहर मत निकलिए, पुलिस एक्शन लेगी, दिक्कत आपको होगा। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि लोग अपने अपने राशन के लिए, भैया क्या लेने आए हैं आज राशन कार्ड में? तो देखिए राशन की सामग्रियाँ जो है जो मिल रही हैं राशन कार्ड में वो लेने आए हैं। यहाँ के डीलर से भी बातचीत करेंगे। इस राशन दुकान के जो डीलर है कमल थापा जी हमारे साथ जुड़े, इनसे बातचीत करेंगे। सर एक एक कार्ड में क्या क्या दिया जा रहा है? हम लोग अभी एवाई में चावल आटा सेकंड फोर्टनाइट का वो फ्री में, और चीनी 1 किलो, मैदा 1 किलो। वो जो चीनी 32 और मैदा 22 रुपये पर किलो। वो एवाई का फैमिली का। एवाई का फैमिली। हाँ। और फ्री में क्या क्या दे रहे हैं? फ्री में है आटा, फ्री में आटा 3 पैकेट करके, 3 किलो कर पैकेट 3 पैकेट करके। हाँ। कितनी क्वांटिटी रह रही है उसमें? उसमें होता है एक आदमी का 3 एक आदमी को 3 पैकेट। हाँ 3 पैकेट। अच्छा, और किस तरीके से अभी सोशल डिस्टेंसिंग लोग मान रहे हैं, कैसे कामकाज चल रही है यहाँ पे? सोशल डिस्टेंसिंग तो हम तो आदमी लोग भी कर रहा है, हम तो भीतर काम कर रहा है। अब आदमी लोग सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर रहा है। कितना तक? कितने फैमिलीज को लोग रोज दिया जा रहा है? रोजाना कितने लोग आ रहे हैं? अब देखते हैं कितना, 100-150 ऐसा। 150 लोग आ रहे हैं सुबह से शाम तक। दिन में 1 घंटा का ब्रेक होता है। कितने बजे से कितने बजे तक खुल रही है आपकी दुकान? अब 12 बजे का हम लोग का, अभी 8 बजे से 12 बजे बन रहा है। अब भीड़ होने से 1 बजे तक, फिर 2 बजे से लंच ब्रेक करके 2 बजे से फिर खुलेंगे। राशन कार्ड लेके कोई समस्या देखी जा रही है यहाँ पे? यहाँ उतना समस्या नहीं है, ऑलरेडी वो हो चुका है। हाँ जी। तो आप देख रहे थे, हमने यहाँ के जो डीलर थे उनसे भी बातचीत की, कमल थापा जी से। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक एक कार्ड में जो क्वांटिटी के हिसाब से दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है, और फ्री में भी आटे के जो पैकेट है वो भी इनको दिए जा रहे हैं। और यहाँ पर कोई समस्या जो है वो आप फिलहाल नहीं देख रहे हैं, सब कुछ व्यवस्थित रूप से और सुचारू रूप से जो है वो चल रहा है। तो ये तो यहाँ की स्थिति थी, अन्य जगहों की स्थिति भी हम आपको दिखाएंगे। हम लोग 3 बत्ती मोड़ पर मौजूद है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे कितनी सारी वाहनों को रोका गया है और ट्रकों को रोका गया है। जो बाइकों पर लोग जा रहे हैं उनको रोका जा रहा है, पूछताछ की जा रही है, और उनके बाद ही उनको आगे के लिए छोड़ा जा रहा है। आप देखिए कि लोग डबलिंग पे जो जा रहे हैं उन पर भी पूछताछ की स्थिति आप देख सकते हैं। 3 बत्ती मोड़ से हम आपको दिखा रहे हैं, और अभी दोपहर के 1:40 हुए हैं। यहाँ से जो स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं, पुलिस के आला अधिकारीगण और इसके साथ साथ सिविक वॉलंटियर सभी मौजूद है। जितने भी वाहन चल रही है सड़कों पर, और हम आपको दिखा रहे हैं, और आपने भी देखा है कि शहर के जितने भी मेन चौराहे हैं वहाँ पर किस तरीके से पुलिस की गश्त ज़बरदस्त तरीके से चेकिंग चल रही है। और कुछ ऐसी ही स्थिति 3 बत्ती मोड़ की है, ये आप देख सकते हैं। लोगों को पूछताछ किया जा रहा है और उनके बाद ही उनको छोड़ा जा रहा है। हर गाड़ियों पे आप देखिए, प्रत्येक गाड़ियों पर, वाहनों पर उनकी पूछताछ करने के बाद ही इनको छोड़ा जा रहा है। ये आप देख सकते हैं ऑन ड्यूटी नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज के लिए ये गाड़ी रवाना हुई, और
यहाँ से आप आगे देखिए, ट्रिपलिंग पर भी लोग जा रहे हैं और जाते ही बस लग रहा है कि इनके लिए कोई लॉकडाउन नहीं है, कोई पालन नहीं है, कोई रूल्स नहीं है इनके लिए, और बस धड़ल्ले से निकल पड़े हैं। और जा भी रहे हैं तो हंसी मजाक करते हुए सड़कों पर इस तरीके से। तीन बत्ती मोड़ की यह स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जो भी गाड़ी की चेकिंग में थोड़ी सी भी अगर उनको डाउट हो रहा है कि वो कहाँ जा रही है, तो उनको प्रॉपर पूछा जा रहा है, पूछताछ की जा रही है, उनकी आइडेंटिटी चेक की जा रही है, गाड़ी की कागजातों को भी चेकिंग किया जा रहा है, और इसके बाद ही गाड़ियों को छोड़ा जा रहा है। तो ये तो थी तीन बत्ती मोड़ की स्थिति। चलिए अन्य जगहों की क्या स्थिति है वो भी हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम लोग तीन बत्ती मोड़ इलाके पर मौजूद है और तीन बत्ती मोड़ व्यवसायी समिति के तरफ से फूड डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम चल रहा है। तो यहाँ के प्रेसिडेंट हमारे साथ जुड़े, इनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील अधिकारी। अच्छा, कितने लोगों में आज आपने फूड डिस्ट्रीब्यूट किया है? 350 तक। और क्या ये रोजाना चल रही है? ये रोजाना हमारा 26 अप्रैल से चल रहा है। ये प्रोग्राम एक्चुअली अरेंज किया गया इसलिए कि जब से लॉकडाउन इफेक्टिव हुआ तो एक पार्टिकुलर क्लास है जो कि जिनको खाना पीना नहीं मिलता दिखाई दे रहा है, और उनका खाना के बंदोबस्त के लिए हम लोग व्यवसायी समिति की तरफ से रोज़ाना ये अरेंज कर रहे हैं। पहले दिन हम लोग ड्राई रेशन डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसके बाद देखा गया कि इसका बड़ा ज़रूरत है, रेडी टू ईट फूड देना चाहिए। तो हम लोग ये समिति के सभी जितना भी मेंबर है सब बोला चलो ये सब अरेंज करते हैं। इसके बाद से हम डेली कभी एग करी, कभी जो है पनीर करी, ये सब दे करके जितना भी हमारा जैसे होमली एनवायरनमेंट का डाइट है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, तो सर आगे की क्या प्लानिंग है, कितने दिन तक आप लोग करेंगे? आगे अभी तक जितना ये लॉकडाउन सरकार का क्या चल रहा है देखते हैं, 17 तारीख तक तो ये है ही। अगला क्या प्रोग्राम होगा जो सरकार का, उस हालत में हम लोग सोचेंगे। जितना दिन हो सके हम लोग चलाने का कोशिश क्या करेंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पे यहाँ के प्रेसिडेंट जुड़े हुए थे और आप देख रहे हैं कि व्यवसायी समिति के जितने भी सदस्यगण वो सब मौजूद हैं और एक मुहिम जो है वो चला रहे हैं। और हम देखते हैं कि शहर में बहुत सारे ऐसे स्वयंसेवी संस्था है, साथ ही बहुत सारे लोग जो है वो इस तरीके से फूड डिस्ट्रीब्यूशन का कामकाज जो है वो करते आ रहे हैं। तो इस वक्त हम लोग SF रोड पर मौजूद है और हमने आपको शहर के विभिन्न जगहों की भी स्थिति दिखाई है, साथ ही साथ चाय बागानों की क्या स्थिति है, वहाँ पर किस तरीके से लोग जो है कामकाज कर रहे हैं, चाय श्रमिक, वो भी हमने आपको दिखाया। आप देख सकते हैं कि मिठाई की दुकानें जो है वो भी एक टाइम बाउंड समय उनको दिया गया है, तो वो भी दुकानें जो है वो खुली हुई है। और इस बीच आप देखिए कि आज की तारीख की अगर बात करें, लॉकडाउन का 53वां दिन आज है और कल 54 दिन, यानी कि आज 16 मई है, बस एक ही दिन बाकी है 17 मई, यानी कि लॉकडाउन सीज़न 30 का जो ये अवधि था ये समाप्त होने में एक दिन का और समय अभी बाकी है। अब देखना है कि क्या सीज़न 4 आने वाला है या फिर क्या कुछ होने वाला है। और जैसे कि देश के प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले ही अपने एक कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने कहा था कि लॉकडाउन 4 में उसकी रूपरेखा, रंग रूप जो है वो चेंज हो सकती है और क्या कुछ चेंज होने वाली है, कैसी क्या होगी और क्या अवधि इसकी बढ़ेगी, कितने दिनों तक की बढ़ेगी, ये से भी जानकारी हम आपको लगातार देते रहेंगे। और फिलहाल आज की हमने आपको स्थिति दिखाई है कि कहां पर कैसी स्थिति जो है वो बनी है। इस बीच आपको ज़रूरत है कि इस वैश्विक महामारी में आप सभी अपने घरों पर महफूज रहे, खुश रहे और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कीजिए। घर पर भी रह रहे हैं तो ज़रूरत ना पड़े तो बाहर ना निकलिए, और यही हम आपसे कहना चाहेंगे। सिलीगुड़ी के SF रोड से नेहा गुप्ता, SK लाइव। अभी आप देख रहे हैं दोपहर के 2:25 हुए हैं। नया बाजार की स्थिति कैसी क्या स्थिति है आप खुद ही देखिए, खुद देख के आप समझ सकते हैं।
के। देख सकते हैं आप, बिना मास्क के लोग आपको दिख जाएंगे। भीड़ भाड़ की स्थिति है या सामान्य स्थिति है, ये भी आप देखिए। साथ ही पुलिस प्रशासन की गश्त जो है वो ज़बरदस्त तरीके से, वो भी आप देख सकते हैं। नया बाजार से हम आपको दिखा रहे हैं। और पुलिस जो है पूरे तरीके से हाथों में डंडे लिए हुए तैनात है। एक अच्छी दृश्य और एक अच्छी पहल, पुलिस प्रशासन जो है 24 घंटे की ड्यूटी निभाती हुई आपको नजर आएगी। कुछ लोग मास्क पहने हैं, कुछ नहीं पहने हैं, कुछ पहने हैं तो उनके गलों के नीचे भी है। इस बीच देखा जा रहा है कि चाय का सीजन है। सुकना चाय बागान और दागापुर चाय बागान की आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, तोड़ने से बनाने तक, नेहा गुप्ता के साथ। इस वक्त हम लोग सुकना टी एस्टेट के मैनेजर के यहाँ पर मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि यहाँ के चाय बागान की स्थिति क्या है, कितना मैन पावर लेके कामकाज हो रही है। सर, आपका नाम? भास्कर चक्रवर्ती। तो अभी जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लॉकडाउन तो चल ही रही है, इस बीच आपके यहाँ पर किस तरीके से कामकाज हो रही है? लॉकडाउन के बीच में जैसे कि पहले जब लॉकडाउन डिक्लेयर होता उस समय तो चाय बागान पूरा ही बंद था, मैंने तो पूरे बंद ही रखा था। तो उसके बाद में गवर्नमेंट ने अलाउ किया था हमें 25% वर्कफोर्स लेके काम करने के लिए। तो हम लोग 25% वर्कफोर्स लेके काम कर रहा था। डे फॉर यस्टरडे वी हैव गॉट ए सर्कुलर कि नाउ वी हैव बीन अलाउड कि 50% वर्कफोर्स लेके हम अभी काम कर सकते हैं। तो मैंने पूरे गवर्नमेंट डेकोरम मेंटेन करके 25% देके ही मैं काम करा रहा था गार्डन में, और अभी 50% वर्कफोर्स मेरे इस वक्त चालू है, मतलब इंक्लूडिंग फील्ड एंड फैक्ट्री बोथ। तो 50% वर्कफोर्स लेके जैसे कि हम लोग काम कर रहे हैं, जैसे कि हमारे गार्डन में जितने वर्कफोर्स है उसको हम लोग रोटेशन करा रहे हैं कि 6 दिन 12 डेज में हम लोग फोर्टनाइटली पेमेंट करते हैं। तो 12 दिन का काम होता है जनरली, 12 से 13 दिन का। तो 6 दिन में डिवाइड कर दिए, 2 ग्रुप कर दिए वर्कर का। 6 दिन एक ग्रुप काम कर रहा है, अगला 6 दिन वो ग्रुप बैठ रहा है, तो दूसरा ग्रुप काम में आ रहा है। तो ऐसे करके 12 डेज का एक फोर्टनाइट कंप्राइजिंग होता है। तो उसके ऊपर में पेमेंट वजह शीट जैसे हम लोग का बनाता है, हम लोग वैसे बना रहे हैं। तो इसी प्रकार से काम चल रहा है, विच इज़ इनसफिशिएंट 50% वर्कफोर्स, क्योंकि ये सफिशिएंट नहीं है। तो वी आर मेंटेनिंग ऑल द गवर्नमेंट डेकोरम्स। हम हमारे यहाँ पे पेमेंट में भी, लीव पेमेंट में भी, प्लस काम में भी आप जाके देख सकेंगे कि वी आर मेंटेनिंग 2 मीटर के दूरी, 2 मीटर के उससे ज़्यादा ही दूरी मेंटेन हो रहा है। 2 मीटर तो कम से कम है। तो हैंड सैनिटाइज़र 100% वर्कर्स को हम लोगों ने दे चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। बार बार हम लोग दे भी रहे हैं, मतलब ये हर वीक 4-5 दिन के भीतर में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मास्क डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो ये सारे के सारे चीज़ नॉर्म्स सब हम लोग फॉलो करके। सर, हम लोग जानते हैं कि ये सुकना टी एस्टेट जो है बहुत सालों पुरानी है, और इस बीच लॉकडाउन होने से अब बहुत दिन जो एक गैप हो गया तो वो बंद रही। तो फर्टिलाइज़र या फिर किस तरीके से मेंटेन हो रहा था और कैसे अभी, ये तो आपने बता ही दिया कि 50% लेके चल रहे, लेकिन कैसे मेंटेन हो रहा है अदर्स? दिस इज़ वेरी हार्ड बिकॉज देखिए, इस समय चाय का जो सबसे क्रूशियल, मतलब इट इज़ अ सीजनल क्रॉप। एक सीजन में होता है, जैसे कि हमारे विंटर्स में चाय का कोई प्रोडक्शन नहीं होता है। तो ये है सीजन। एंड ऑनसेट ऑफ पहले हम लोग का आता है फर्स्ट फ्लश, देन आता है सेकंड फ्लश। फर्स्ट फ्लश के टाइम में हमारे ये जो लॉकडाउन पीरियड था, उस समय में बागान गार्डन पूरे अबंडोन्ड हो गया था, क्योंकि कोई देखभाल नहीं हो रहा था। तो गार्डन पूरे आउट ऑफ हैंड ही हो गया था। एंड चाय का जो चीज़ है कि 7 दिन के भीतर आपको प्लकिंग ग्राउंड मेंटेन करना पड़ता है। तो वी वर नॉट बीइंग एबल टू मेंटेन द प्लकिंग ग्राउंड इन 7 दिन, मतलब 20-21 दिन का राउंड हो गया था। तो वी हैड टू स्लैश द गार्डन। मैंने अपने पूरे बागान स्लैश कर दिया, पूरे बागान में छुरी मार दिए थे। तो छुरी मारने के बाद में क्या, और आपको पेस्टिसाइड एक्टिविटी भी आपको चलाना है, हर्बिसाइड एक्टिविटी भी चलाना है, सारे के सारे ऑपरेशंस मेरा बंद था। तो इस वजह से क्या हुआ कि गार्डन में पेस्ट भी बहुत लगा हुआ था। अभी देखने से आपको पता नहीं चलेगा, नाउ एवरीथिंग इज फाइन, बट पहले तो सब कुछ लग चुका था। तो नाउ आफ्टर दैट वी हैव बीन 50% वर्कफोर्स। मैंने ज़्यादा कंसंट्रेशन किया है स्प्रेइंग के ऊपर कि गार्डन पहले ठीक हो, उसके बाद लीफ आएगा। तो अभी पेस्टिसाइड चल रहा है हमारा, हर्बिसाइड चल रहा है, वही 50% वर्कफोर्स से ही, मतलब आईडी करा के, डबली करा के, ऐसे करा के हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। सर, एक लास्ट प्रश्न ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस बीच बहुत सारे ऐसे भी कंपनी है जो अपने अपने लोगों को निकाल दिए, तो आपके यहाँ पे ऐसी कुछ स्थिति, या फिर जो लोगों को कम खाने पीने की बहुत दिक्कत होती थी, टी गार्डन में जो काम करते बहुत ही गरीब लोग होते हैं, ऐसी कुछ स्थिति आप लोगों ने कैसे हेल्प? मेरा एक चीज़ है कि मेरे यहाँ पे जैसे टी गार्डन में होता क्या है कि मेरे जो वर्कर्स हैं, वर्क स्ट्रेंथ जो है,
ये वॉश टैंक को मैंने क्या किया, 25% भी जब गवर्नमेंट ने अलाउ किया था उस समय में मैंने रोटेशन करवा दिए थे, तो ये पूरे रोटेशन था। रेशन इन लोगों को मिल रहा है, तो बाद बाकी जो चीज़ें हैं कि पैसा, मेन पैसा होने से आदमी के पास में काम, क्योंकि उस समय में काम कुछ दिन बंद था, उसके बाद तो 25% खुल गया था, अभी 50% चल रहा है, तो दे आर गेटिंग। जैसे कि आज मेरा पेमेंट है, आज फिर वर्कर्स को मैं पेमेंट कर रहा हूँ, तो एवरीबडी विल बी गेटिंग द बेनिफिट। तो पैसा मिल रहा है सभी को, मतलब यहाँ पे उतना वो नहीं है कि खाना के प्रॉब्लम या कुछ, मेरे गार्डन में ऐसा कुछ नहीं। हाँ, जो पहले का इनकम जो डबली इस समय में, जैसे कि एक तो हाजिरी का इनकम होता है, उसके बाद डबली का इनकम होता है, जो इंसेंटिव, वो इंसेंटिव अभी बन रहे हैं क्योंकि लिफ्ट नहीं है। तो लिफ्ट जैसे ही आ जाएगा इंसेंटिव भी चालू हो जाएगा, तो दे कैन अर्न मोर। थैंक यू सो मच सर। तो सर से हमने बातचीत किया और उन्होंने जिस तरीके से बताया है कि बहुत ही अच्छे तरीके से सुचारू रूप से इनके गार्डन में सब कुछ कामकाज हो रहे हैं, और हम आपको दिखाएंगे कि सुकना टी गार्डन की भी कुछ स्थिति और यहाँ के फैक्ट्री की भी स्थिति दिखाएंगे, किस तरीके से बन रही है चाय पत्ती, वो हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं सुकना टी स्टेट के फैक्ट्री के अंदर, और वहाँ पर देखते हैं किस तरीके से चाय की पत्तियों से चाय बन रही है। तो सुकना टी स्टेट के अंदर हम फिलहाल जा रहे हैं, और चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ पर किस तरीके से चाय की पत्तियों से चाय बनाया जाता है, और फिर वो बाज़ारों पर जाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, वो हम आपको दिखाएंगे। मैनेजर साहब से पूछेंगे किस तरीके से बनता है। सर, किस तरीके से बनता है? हमारे लीफ आता है ट्रक में, पहले उसको विदरिंग किया जाता है फर्स्ट। जैसे कि 100 kg जो पत्ती होता है, वो अगर 700 kg पत्ती में आ जाता है, देन इट बिकम्स 70% विदर। तो ये 70% विदर होने से लीफ रेडी हो जाता है कि वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए रेडी है। वो हमारे ये मशीन से आता है, ये रोटर वैन है। रोटर वैन से ये एक्चुअली CTC मीन्स घास ट्रीज कट, ठीक है, ये यहाँ से आता है। ये फर्स्ट कट है, सेकंड कट है, थर्ड कट है, फोर्थ कट है, 4 कट से जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये पहला कट है, ये सेकंड कट है, ये थर्ड कट है, और ये फोर्थ कट है। तो यहाँ पे क्रश होता है, ट्विस्ट होता है, कर्ल होता है, ये तीनों चीज़ इसके इसी को CTC बोलते हैं। हम लोग पूरी CTC बनाते हैं। ये गुगी है, ये गुगी से ये दाना फॉर्मेशन होता है, जो चाय का जो बॉल फॉर्मेशन होता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से प्रोसेस के माध्यम से चाय जो है वो बन रही है। आपका बॉल फॉर्म, ये चाय आ गया यहाँ से, ये जा रहा है वहाँ कन्वेयर बेल्ट के जरिए वो चला जाएगा वहाँ पे फर्मेंटिंग रूम है। वहाँ पे वो चाय का ऑक्सीडेशन होता है, वहाँ पे उसे 1 घंटा 40 मिनट से लेके 2 घंटा 10 मिनट, ये काफ़ी सारे चीज़ है जिसके ऊपर हम लोग डिसाइड करते हैं। जैसे कि ड्राई बल्ब है, वेट बल्ब है, उसके डिफरेंस देखते हैं, हाइग्रोमीटर देखते हैं, उसके ऊपर हम लोग डिसाइड करते हैं कि कितना टाइम उसे वहाँ पे रखा जाएगा। उसके ऊपर उसका लिफ्टिंग टाइम होता है, उसके बाद वहाँ से हम लोग वो लिफ्टिंग करते हैं। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर चाय की पत्तियों से चाय को बनाया जा रहा है। आप देखिए यहाँ पर जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं, साथ ही साथ ये जो फैक्ट्री है सुकना टी स्टेट, हम आपको बता दें कि ब्रिटिश के समय से ये चलती आ रही और सैकड़ों वर्ष पुरानी, ये जो 100 साल से भी अधिक समय के अवधि से ये चल रही है। और ये भी मशीन है, ये फर्मेंटिंग रूम है हमारा, जो कि बेड लगा हुआ है, यहाँ से फर्मेंटिंग हो जा रहा है। एंड दैट इज़ द ड्रायर। यहाँ पे फर्मेंटिंग के टाइम पूरे हो जाने के बाद में यहाँ से माल लिफ्टिंग हो जाता है, लिफ्टिंग होकर ये सीधा चला जाता है ड्रायर में। ड्रायर से वो चाय बन के निकलता है। आइए मैं आपको दिखाऊंगा। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से चाय बनाई जा रही है, एक एक प्रोसेस हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर बनने के बाद अब ये ड्रायर में जा रही है चाय की पत्तियों को, जो बनने के बाद प्रोसेस में अब ये ड्रायर होके फिर ये रेडी हो जाएंगी बिकने के लिए और बाज़ारों तक जाने के लिए, और उसके बाद आपके घरों तक आने के लिए। ड्रायर मशीन, ये ड्रायर मशीन से जो फर्मेंटेड जो माल है वो वहाँ से गमला से ऐसे लगाया जाता है ड्रायर के पीछे। ड्रायर में ये पूरे फ्राई होकर ये चाय कंप्लीट टी बन के यहाँ पे आ जाता है।
तो चलिए आप देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से बनाया जा रहा है और ये प्रोसेस हम आपको दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो चाय की पत्तियाँ हैं वो बनकर रेडी हो गई है और आप देख ही रहे हैं कि एकदम बिल्कुल जिस तरीके से आप चाय घरों पर लाते हैं बाज़ारों से ख़रीद कर, वो पूरी प्रोसेस जो है वो हमने आपको यहाँ की सुकना टी एस्टेट से दिखाया और यहाँ से हमारे मैनेजर साहब जी जुड़े हुए। जी सर, ये पूरी बन चुके हैं चाय। अब इसमें क्या होता है कि चाय के काफ़ी सारे ग्रेड्स होते हैं, जैसे कि हम लोगों के CTC में ग्रेड्स होता है, BOP होता है, BOP SM होता है, BP होता है, OF होता है, PD होता है, डस्ट होता है, ये सारे के सारे ग्रेड इसमें मिक्सड है। तो ये यहाँ से हम लोग ग्रेड को अलग करते हैं, उसके लिए वहाँ पे फिर दूसरा मशीन्स है। तो ये चाय को फिर ये चाय चला जाएगा, ये जो यहाँ से देखिए आप, ये चाय जा रहा है अभी, ये टोटल ऑटोमेटेड है, मतलब यहाँ से जस्ट डाला जाता है, ये पूरे यहाँ से जाएगा, फाइबर एक्सट्रैक्शन होगा, फाइबर एक्सट्रैक्शन होके आइए ये रूम है। अच्छा, तो मैं यहाँ से दिखा दूँ कि यहाँ से जो चाय की जो फाइनल निकल रही है, जो फाइन चीज़, उसको यहाँ पर जो हीट है फैन के द्वारा उनको सुखाया जा रहा है, ठंडा किया जा रहा है और ये धीरे धीरे प्रोसेस करके जा रही है। तो चलिए यहाँ पर आपको अंदर से दिखाते हैं कि किस तरीके से जो इन पे चाय की चीज़ों को अलग किया जा रहा है, जो वो बता रहे थे, हम वो भी आपको दिखा रहे हैं। पेनवॉल्ट मशीन, दिस इज कॉल्ड पेनवॉल्ट मशीन। ये पेनवॉल्ट में सारे के सारे ग्रेड्स अलग हो जाते हैं। आप देखिए ये देखिए, ये हो गया हमारा BB ग्रेड, ठीक है। ये BB यहाँ पे इसमें सारे के सारे ग्रेड्स अलग हो जाते हैं। BOP SM, BOP हो गया बड़ा, फिर BOP SM हो गया, फिर BP हो गया, फिर OF हो गया, फिर डस्ट हो गया। ये सारे के सारे चाय यहीं से सब मतलब चाय ही है, उनके सारे के सारे चाय सब अलग अलग ग्रेड है, सब अलग अलग ग्रेड है। कोई बड़ा दाना होता है, कोई छोटा दाना होता है, कोई, ये सारे दानों का, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। BOP उठाओ, BOP उठाओ, BOP। तो ये आप देखिए कि यहाँ पर सारे के सारे चाय ही है, लेकिन इनके ग्रेड जो है वो चेंज होते हैं, तो कोई मोटे दाने के, कोई पतले दाने के, और अलग अलग जगहों पर यहाँ पे आप देख रहे जितने भी पैकेट्स लगे हुए हैं उन सभी में ये ग्रेड जो है खुद ही अलग हो जाती है। और यहाँ की ये जो प्रोसेस है वो हम आपको दिखा रहे हैं आज हमारे SK लाइव के इस सेशन में। बहुत इंटरेस्टिंग, शायद ही आपने कभी इस तरीके से अगर देखा होगा तो बहुत अच्छा नहीं देखा होगा। ये सारे के सारे दाने अलग हो गए, ये बड़ा दाना हो गया, ये मीडियम, ये एकदम छोटे दाना वाला। दिस इज OF, ये हो गया SM, BOP SM, ये हो गया BOP। BP वो वाला ग्रेड है, इसके बीच में BP आता है। ये सारे के ग्रेड्स के ऊपर प्राइस डिपेंड करता है। तो दिस आर ऑल, दिस इज रेडी फॉर द मार्केट नाउ। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि किस तरीके से चाय जो है वो बनता है। और ये जो है आप जानते ही हैं कि दार्जिलिंग टी जो है वो वर्ल्ड फेमस है अपने स्वाद के लिए, अपने टेस्ट के लिए। और चाय हर लोगों को, हर वर्ग के लोगों को और हर उम्र के लोगों को पसंद है, चाहे वो छोटे बच्चे हो, चाहे बड़े बुजुर्ग हो। और चाय नहीं पीने से आपको लगता है कि हमारी रोज़ की दिनचर्या में कुछ एक कमी से रह गई है। और यहाँ पर आज हम सुकना टी स्ट्रीट से आपको दिखा रहे थे कि यहाँ की स्थिति, किस तरीके से चाय बनती है, हर एक प्रोसेस हमने आपको दिखाया है। और बहुत ही सुंदर लगा, जिन्होंने अब तक चाय की पत्तियों से सिर्फ पत्तियों को देखा था और चाय पिया था, उनको देखा था, लेकिन किस तरीके से प्रोसेस में वो बनती थी वो हमने नहीं देखा था। तो आज हमने अपने इस लाइव सेशन के माध्यम से आपको ये दिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके से चाय जो वो बनती है। सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और ऐसी ही तमाम खबरों को हम जो है आपको लगातार दिखाते रहेंगे। सिलीगुड़ी के सुकना टी स्टेट से नेहा गुप्ता, SK लाइव। तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि हम लोग मौजूद है डागापुर चाय बागान में और यहाँ की हरियाली का अगर आप देखें तो एक अलग ही दृश्य है और एक मन लुभावक दृश्य है। साथ ही साथ हम आपको दिखाएंगे वहाँ की कुछ स्थिति जहाँ पर महिलाएं जो है, यहाँ की टी गार्डन्स की जो महिलाएं हैं वो चाय की पत्तियाँ तोड़ते हुए आपको नज़र आ रही हैं। और 50% वर्कर्स के साथ जो काम करने की अनुमति मिली है सभी चाय बागानों की, ये दृश्य आप देख सकते हैं।
और सिलीगुड़ी की अगर हम बात करें तो एक ऐसा जगह है और इसके आसपास का जो वेदर है, जो लोकेशन है, इतना सुंदर है, इतना मन लुभावक है कि यहाँ पर आपको चाय बागान मिल जाएगा, पहाड़ मिलेंगे, नदियाँ मिलेगी, समतल मिलेंगे। आप यहाँ की मैं आपको इस बीच लॉकडाउन में यहाँ की वादियों से रूबरू कराना चाहती हूँ कि आप देखिए कि आज का मौसम भी काफ़ी सुहाना है और कितनी खूबसूरती के साथ जब यहाँ की महिलाएं चाय पत्तियों को तोड़ती हैं और उसके बाद ये फैक्ट्री में जाता है, फिर जो प्रोसेस होता है उसके बाद चाय बनता है, फिर हमारे घरों तक ये चाय जो आता है फिर आता है और उसके बाद हम लोग चाय पीते हैं। और आप जानते हैं कि दार्जिलिंग टी जो है वो विश्व विख्यात है और यहाँ से हम डागापुर चाय बागान से जो हम आपको ये स्थिति दिखा रहे हैं, बहुत ही अच्छा एक दृश्य आप देख पा रहे हैं कि यहाँ की स्थिति जो है वो कैसी है। और यहाँ पर सभी लोगों ने, सभी महिलाओं ने मास्क पहना हुआ है और इसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए सभी लोग जो है चाय की पत्तियों को तोड़ रहे हैं। और हम आपको दिखाएंगे यहाँ की फैक्ट्री की भी स्थिति, साथ ही यहाँ के मैनेजर से भी बातचीत करेंगे कि उनका इस विषय पर क्या कुछ कहना है। और आप देखिए कि अभी सुबह के 11:15 बज रहे हैं और हम फिलहाल डागापुर चाय बागान में मौजूद है। चारों तरफ जब आप नज़रें फेरेंगे तो यहाँ पर सिर्फ चाय बागान ही आपको जो दूर दूर तक दिख रहा है और यहाँ के लोगों को ही नहीं बल्कि जो बाहर से भी लोग आते हैं, जो पर्यटक आते हैं, उनको भी ये चाय बागान जो है, यहाँ की वादियाँ, यहाँ की खूबसूरती बहुत ज़्यादा लुभाती है। चलिए हम जाते हैं यहाँ के जो मैनेजर साहब है चाय बागान के, उनसे बातचीत करेंगे। इस वक्त हम लोग डागापुर चाय बागान में मौजूद है और यहाँ के मैनेजर साहब हमारे साथ जुड़े हुए, इनसे बातचीत करेंगे कि इस बीच कैसे यहाँ की व्यवस्था जो है वो चल रही है। सर, कितने % आप लोग लेबर लेके काम कर रहे हैं? अभी तो 50% हम लोग का सरकार से अलाउ किया हो गया है, तो 50% लेबर लेके हम लोग काम कर रहे हैं। और जब से लॉकडाउन तो शुरू हुई थी, आपकी मार्च में ही शुरू हो गई थी, उसके बाद तो बंद था, फिर कब से आपने शुरू किया इस काम का? लॉकडाउन तो आपको 12 तारीख अप्रैल महीना के 12 तारीख से तो लॉकडाउन जो ये किया है, तो उसी के बाद से हम लोग काम शुरू किए। तो 15%, उसके बाद 25%, तो अभी 50% अलाउ किया गया। तो उस हिसाब से हम लोग स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे अलाउ किया गया उसी हिसाब से हम लोग ने काम शुरू कराया। अच्छा, चाय बागान तो जो होती है बहुत बड़ी एक एरिया में होती है और उसके पत्तियों को लगाना, उसमें पानी देना, तोड़ना, फिर फैक्ट्री में जाना, तो 50% से अभी आप लोग को सफिशिएंट हो पा रहा है लेबर? नहीं, 50% तो सफिशिएंट नहीं हो पा रहा है, पहले भी नहीं हो पा रहा था, अभी भी नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग को तो फुल वर्कर को काम नहीं लगा पा रहा है, सारा काम हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो सारा काम अगर कर पाएंगे तो 100% हम लोग ने आशा करते हैं बहुत जल्द चाय बागान का 100% करेंगे। तो अलाउ करेंगे तो हम लोग के लिए चाय उद्योग के लिए अच्छा होगा। एक्चुअली हम लोग ने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लॉस किए हैं, फर्स्ट क्लास का पत्ती भी हम लोग लॉस कर दिया। लगभग सभी बागान, हम लोग का बागान का भी 50% तो हम लोग बिहाइंड चल रहे हैं लास्ट ईयर के क्रॉप से। तो उस हिसाब से तो अगर जितना जल्दी, अगर वो तो भरपाई नहीं हो पाएगा, लास्ट ईयर का जो क्रॉप है वो तो भरपाई नहीं हो पाएगा हम लोग का लेकिन जो हम लोग है अभी जितना जल्द से जल्द हम लोग को पूरा काम करने के लिए देंगे तो क्या होगा। तो हम लोग भी तो जितना हो सके सेकेंड फ्लास्क में हम लोग थोड़ा बहुत अच्छा चाय बनाने की कोशिश करेंगे, उससे कुछ हो सकता है। और इसके साथ भी एक प्रॉब्लम भी है, ये 100% वर्कफोर्स नहीं देने से क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा आदमी को काम नहीं मिलता है, रोज़गारी नहीं मिल रहा है, रोटेशन में आना पड़ता है। तो उसी के लिए भी अगर सबको काम मिले, और चाय बागान में तो सोशल डिस्टेंस तो मेंटेन तो ठीक से होता ही है, तो उसमें तो प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग में तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो सर, अभी आप लोग बता रहे कि रोटेशन वाइज चल रही है, तो एक दिन में मतलब कितने लेबर आ रहे हैं फिर उनके? वो तो 50% नहीं होगा ना, हमारा जो वर्कफोर्स है उसी का 50% ही हमको देने सकेंगे। और किस तरीके से रोटेशन हो रही है उनकी? तो रोटेशन मतलब जो टेम्प्रेरी वर्कर है उन लोगों को काम नहीं मिल रहा है, तो उसको उसी हिसाब से नहीं मिल पा रहा है। तो जिसको जितना 50% से बेसी होता है तो उन लोगों को बंद किया जाता है ना, तो काम नहीं दिया जाता है, फिर वो आते हैं उन लोगों को फिर काम देते हैं। तो अभी तो 50% में तो 25% होता रहा, तो कभी एक ग्रुप को काम देता रहा, कभी दूसरा ग्रुप को काम दे जाता रहा। तो 50% है तो लगभग थोड़ा सा उससे एम्प्लॉयमेंट और थोड़ा बड़ा है। 100% होगा तो सभी को काम देने सकेंगे।
सर आप तो एक मैनेजर है यहाँ के टी गार्डन के, तो आपके सामने तो बहुत सारे ऐसे भी श्रमिक काम करते होंगे जो बहुत गरीब तबके से लोग काम करने आते होंगे, तो उनकी स्थिति इस बीच आप कैसे क्या देख रहे हैं? नहीं एक्चुअली चाय बागान का श्रमिक का स्थिति गरीबी है। चाय बागान श्रमिक तो कोई ये नहीं, चाय बागान का तो श्रमिक तो अभी ये लॉकडाउन के चलते हुए जब इन लोग का भी भारी असर पड़ा है, क्योंकि चाय उद्योग के साथ में श्रमिक का भी फ्यूचर इन्वॉल्व है। तो चाय उद्योग का डेवलपमेंट होगा तो श्रमिक का भी डेवलपमेंट होगा, तो दोनों तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो श्रमिक भी अगर उद्योग भी चलेंगे तो श्रमिक भी तो ठीक ही रहेंगे। तो उस हिसाब से तो आशा करते हैं जितना जल्दी 100% देंगे हम लोग ठीक कर सकते हैं। सर आज क्या मैसेज देंगे आप सभी लोगों को लॉकडाउन पालन करने के लिए, और आपके यहाँ पे जो भी श्रमिक पहले थे अभी तो फ़िलहाल बंद है जो नहीं आ पा रहे हैं, तो क्या ऐसी भी स्थिति हुई है कि उनको निकालना पड़ा है या फिर ऐसा कुछ? नहीं, हम लोग का यहाँ पर सब कुछ मिला के होता है। हम लोग श्रमिक के साथ में सबके साथ में बात करके मिला के ही सब कुछ करते हैं। तो ऐसा कुछ हम लोग का सिचुएशन नहीं है। अभी सबको ही हम लोग का यहाँ पर शांतिपूर्वक कामकाज चल रहा है। हम सबको ही बोलेंगे लॉकडाउन शांतिपूर्वक पालन करिए। जिनका जो क्षेत्र में कामकाज खोला है वो क्षेत्र वो पालन करके करेगा। सब कुछ मास्क, सैनिटाइजर ये सब यूज़ करके सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके करना चाहिए। तो ऐसा करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, बीमारी से हम लोग दूर भाग पाएंगे। जितना जल्दी बीमारी से हम लोग उभर पाएंगे उतना जल्दी हम लोग सबके लिए अच्छा है। और लॉकडाउन नहीं मानेंगे तो उसमें क्या होगा, क्या होगा, बीमारी हम लोग के साथ साथ चलते रहेंगे तो ये पीरियड और लंबा बढ़ता जाएगा, तो सबके लिए दिक्कत होगा। हमारा नाम संदीप घोष, मैनेजर दगापुर। सिक्किम और सिलीगुड़ी की विभिन्न जगहों की हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे, जहां पर सिलीगुड़ी के गुरुम बस्ती इलाके में एक बहुत शर्मनाक तस्वीर दिखाई दी गई, जहां पर एक कस्टमर ने 7 किलो आटे की मांग की, जबकि राशन डीलर ने कहा कि नहीं 5 किलो ही मिलेगा। जब इस बात को लेकर बाताबाती हो गई तो राशन डीलर के बेटे ने उस कस्टमर को बहुत मारा और उसके कान से खून तक निकाल दिया। और जब पुलिस प्रशासन वहां पहुंची तो वह लड़का भाग चुका था, लेकिन जो लोग इस केस में इन्वॉल्व थे उन सभी को अरेस्ट किया गया और कस्टमर को भी हॉस्पिटलाइज किया गया। आपका नाम? मेरा नाम बापी दे, मैं गुरुम बस्ती 3 नंबर वार्ड का बासिंदा हूँ। मैं आज सुबह 9:30 बजे करीब गुरुम बस्ती राशन शॉप नंबर 4 से राशन लेने गया था। तो राशन लेने गया तो वहाँ पर मैंने उन लोगों को मुझको कम दे रहे थे राशन, 7 किलो करके मेरे को मिलना चाहिए PHH कार्ड में, वो 5 किलो करके दे रहे थे। मैंने जब बोला जी कम क्यों दे रहे हैं, इस बात में अचानक से जो मालिक है उनका लड़का पीछे से मार दिया आके। हाँ, नाम है उनका लड़का अमित प्रसाद। उसका बाद उनका दुकान का जो मालिक है मदन प्रसाद, उनका स्टाफ सब मिलके मेरे को मारा। और क्या चीज़ से, कोई धारा कोई चीज़ या लोहा या क्या चीज़ है मारा पता नहीं, देखने पूरा कन फट गया, पूरे खून गिर गया। फिर मैं थाना में जब आया तो थाना से बोला जाने के लिए सिविल हॉस्पिटल, वहाँ गया मैं 2 उसमें स्टिच हुआ है और दवाई इंजेक्शन वगैरह दिया गया है। तो मैं चाहता हूँ कि उस राशन डीलर के खिलाफ कार्रवाई हो। ऐसा उन्होंने क्यों किया है बता सकते हैं? ऐसा क्योंकि हमारा कार्ड में 7 किलो करके मिलता है, वो मेरे को 5 किलो करके चावल दे रहे थे। मैंने बोला कि 2 किलो और चाहिए, वो 2 किलो नहीं देंगे। मतलब नॉर्मली कोई झगड़ा का बात नहीं हो रहा है, जस्ट बातें हो रहा है। और अचानक से उनका लड़का तो कोई स्कूटी से कहीं से आके अचानक से मेरे पिताजी से क्यों अब तर्क कर रहे हैं बोल के, हम लोग वहाँ का पैदाइशी हैं, वो लोग भी हैं, वो लोग भी वहीं के हैं, सबको जानते हैं। चचा भैया, वो लड़का जो मारा मेरे को पहले जो मारा जूनियर लड़का हमसे, वो भी जूनियर है, भैया भाई उसको बोलते हैं। अचानक से इतना उसका ये हो गया है, मार दिया अचानक से। और उस राशन दुकान के खिलाफ बहुत कंप्लेन है, सभी को वो लोग राशन कम दे रहे हैं। जो नहीं जानता है उनको 2 किलो 1 किलो जैसा मर्जी दे के चल जा रहे हैं। हाँ, ये हमेशा वो लोग कर रहे हैं, हम लोग कभी पता भी नहीं करते, ये भी नहीं करते हैं। हाँ, यही बात यही है, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि उसका कोई खिलाफ उनका एक्शन लिया जाए। প্রত্যেকটা মানুষের 7 কেজি করে চাল আজকে চুরি করে 5 কেজি দিচ্ছে। শুনুন আমার কথা শুনুন। আমার কথা শুনুন। ডিলার ভাঙলে হবে না। আই নিজের হাতে নেবেন না কোনো সময়। আমার পর ঝোলা নিয়ে আসলে রেশন তুলতে জিজ্ঞেস করছে। করেন না পুলিশ জানি কিছু করলো কি? থানা চলে। আমরা সবাই থানায় যাব।
কালকে না দেখছি কি করছে ওখানে জিজ্ঞেস করব অ্যাকশন না নিলে পরে কালকে আমরা যাব আমাদের আধার রেশন কার্ড হারিয়ে গেছে আপনি জানেন 1 বছর ধরে আমরা কমপ্লেইন করে যাচ্ছি রেশন কার্ড দেওয়ার জন্য ঠিক আছে তুমি যাও এখন তুমি যাও এক সেকেন্ড না ওনা বলতে দাও বলছি না আমাদের 1 বছর ধরে রেশন কার্ড হারিয়ে গেছিল দীর্ঘদিন 1 নম্বর ওয়ার্ড থেকে রেশন তুলে নিয়ে যাচ্ছে কমপ্লেনের প্রধাননগর থানা থেকে এফআইআর করার পরে মদনকে জমা করা হয়েছে মদন ডিলার বলছে আপনি আসেন ওর কার্ড থেকে কার্ডটা নিয়ে আমাকে দেন এটা কি ডিলারের কর্তব্য নাকি উনার হাতে উনি কার্ডটা লিখছেন সেই কার্ডটা না এই কার্ডের এফআইআর আছে এই কার্ডটা জমা রাখছি যার আছে তাকে ডাকবো মদন ডিলার বলছে আপনি আসেন এখানে ওকে ধরে আমার হাতে কার্ডটা জমা দেন তাহলে আমরাই নিজেই পারবো আমরা নিজেই পারবো পার প্রতি মানুষের কাছে 7 কেজি করে জিনিস আসছে উনি 5 কেজি দিচ্ছে এখন আমাদের একটা বৃদ্ধ সায়নার নানি সে 9 প্যাকেট আটা পায় সে আটা নিয়ে যাচ্ছে তার 7 প্যাকেট আটা ঘুরে এসে চাচ্ছে জোরাজুরি করে আবার 2 প্যাকেট আটা দিচ্ছে কেন চুরি করবে সাধারণ মানুষ কাছে এখন তো সাধারণ মানুষ না খেয়ে মরছে তাদেরকে বেশি দেওয়া উচিত এই মদন ডিলার তো চুরি করছে তো আমরা এই চোর ডিলারকে চাই না এটা নিয়ে আপনি কি থানায় ফোন করেছিলেন থানায় ফোন করেছি থানায় জানিয়েছি 1 ঘন্টা আগে আমরা সবাই জানিয়ে এখানে মিটিং এর মতো দাঁড়িয়ে আছি কিন্তু এখান থেকে কে যে ধামাচাপা দিয়ে দেয় এখন ভ্যান আসতে দেয় না বাধ্যস্থ যে আকৃত যে রক্ত ঝরেছে তাকে আমরা নিয়ে থানায় হাইটে গিয়ে থানায় গেছি তো এসব কেন করছে একটা সাধারণ মানুষের সাথে সত্যিকারের ন্যায় জিনিসটা কেন পাচ্ছে না আমরা 1 ঘন্টা সেই মানুষকে রক্ত ঝরতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি তাকে তো থানায় এখান থেকে উপরের লোকগুলো চাপা দিয়ে বলছে যে থানার ভ্যান আসবে না আচ্ছা এই ওয়ার্ডের কাউন্সিলরকে আপনি কিছু বলেছেন এই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সবকিছু জানে ও আসে না হেলা করার পরে ও আমাদের দিকে ঘুরে তাকায় না ও আমাদের দিকে তাকায় না ও শুধু নামের মেয়ে আমাদের কোনো কাজ করে না কি बात है बोलिए बात यही है हम लोग का बगल में बापिदा है वो राशन आने गए थे उनको कार्ड में 7 किलो करके राशन मिलता है चावल मिलता है वो 5 किलो करके विरोध करते हैं गए उनका लड़का लोग मदन जी का लड़का पूरा उनको मार मुड़ के नाक फोड़ दिया है पढ़ाए सबको काम करके राशन दे रहे हैं हम लोग को ऐसा डीलर नहीं चाहिए एक डीलर को कैंसिल करना पड़ेगा यानी कि राशन की मांग की अगर आम आदमी करता है तो उसको मारपीट किया जा रहा है धमकाया जा रहा है घर में जाकर उनका लड़का लोग धमकाता है कि दुकान में जाकर विरोध मत करो जितना मिल रहा है उतना लेके जाओ उनका लड़का लोग धमकी दे रहा है इसको लेकर के एफआईआर दर्ज करना है थाना में तो सुबह से हम लोग फोन कर अभी थाना में गए थे एफआईआर करने के लिए वो बोलते हैं पहले मेडिकल करा के लाओ उसके बाद हम लोग एफआईआर लेंगे अभी गए हैं मेडिकल कराने के लिए उसके बाद आते हैं देखते हैं क्या होता है ये अगर नहीं होता है हम लोग स्टेप आगे आंदोलन करेंगे बहुत आगे उसको हम छोटा भाई के जैसे मानते हैं इसको हम छोटा भाई के जैसे मानते हैं अमित भाई घर पर राशन कम को लेकर आम लोग के नंबर रिलेशन घुसते नहीं है हम लोग चाचा बोलता है हाथी बापी अलग चीज है बापी जो बापी का नहीं होने से हम लोग आता भी छोड़ा गया था उसी घटना के विरोध में ये हो गया क्या बोलिए ईगो जैसा बात हो गया बापी जो देव है चंदन का कोई देव बोलेगा तो हमको भी खराब लगेगा अब वो तो अपना जायज चीज मांगा होगा बोलिए अब क्या नहीं मांगा होगा बापी 7 किलो का जगह 7 किलो मांगा है ये तो कभी कोई बोला नहीं है बोला है आपको कोई ये बात চাচা না না আমি কাকা আমি আপনাকে আমি তর্ক করছি না আমি আপনাকে খারাপও কথা বলছি না কারণ বাপিকে যদি গায়ে হাত না দিত বাপির দেখো অবস্থাটা সবার ট্রিটমেন্ট চলছে এত বড় জিনিস আপনি কাকা আপনি বাবার বয়সী লোক আপনি যদি ওকে একটু বুঝাই দিতেন যে এই বাপি তুই বাড়ি যা পরে আসবো কিছু না কাকা আপনি তো বেঁচে গেলে যদি মরে যেত ট্রিটমেন্ট চলছে আপনি জানেন এইবার তো বাড়ি থেকে মরে যাচ্ছে গায়ে তো আগে ও হাত দিয়েছে না গায়ে তো ও হাত দিয়েছে থাকা 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 না না গায়ে হাত দিলে কেন ये सब गरीब का पैसा का बना हुआ है ये वो लोग का पैसा का नहीं है सब राशन दे हाँ मत चिल्लाओ बेची चिल्लाएगा तो यही अभी थपड़िया कर रख देंगे चोर साहब
যদি ওদের বাড়ির সামনে এসে প্রোটেকশন করা হচ্ছে, মদন ডিলারের ছেলেরা মেয়েদের গায়ে হাত দেওয়ার জন্য হুমকি দিচ্ছে, এর এগেইনস্টে পুলিশ প্রশাসন এখনো দাঁড়ায় আছে। এদেরকে অ্যারেস্ট চাই আমাদের। পুলিশ কি করছে? ওদেরকে arrest করে দাও। আপনার ডিলারটাকে ডিলার তো উনি আছে, দুজনে যাবে, চলে যাবে। আপনি মার্কেট থেকে দেখছেন আপনারা সেই अंदर में कोई काम नहीं होगा। हंगामा शुरू हुआ था और बाद में हम लोग दुकान में हम खड़े थे, हमने 2 पैकेट आटा हम चाचा से बात करने गए थे। ये जनता का पैसा से ऐश और आराम से रहेगा, जनता भूख के लिए लाइन लगाएगा। हम लोग भी 1 नंबर वाट बनाता है, 10 किलो चावल नहीं है, इलेक्शन निकाल के मारना चाहिए। अभी सबसे बेहतर है मदन डीलर का लाइसेंस सील चाहिए। मदन डीलर का लाइसेंस सील, आम जनता भूखे मार रहा है, फिर भी ये आवेदन कर रहा है मदन डीलर को लाइसेंस सील करके उसको मदन डीलर पद से हटाया जाए, नया डीलर लाया जाए, क्योंकि वो पैसा का गर्मी से बेटा को सार बना के बजा लेता है। उसका बेटा सार की तरह लड़ता है सबसे। अभी हमको मारने के लिए मदन डीलर का बेटा इतना बड़ा हिम्मत मीडिया और पुलिस के सामने। मीडिया मदन डीलर अपना बेटा नहीं माफिया पोसा है, और नहीं मिला तो इस डीलर का बेटा तोड़ दिया और भी तोड़ दिया। मारने वाला इसको मारो, सब निकल गए। যাচ্ছে এবং रामबजर महतो जी, आप 3 नंबर वार्ड के काउंसलर भी हैं और नगर निगम में डेप्यूटी मेयर अभी तक तो हैं, कार्यकाल कल से समाप्त होगा। इसी बीच खबर यह है कि आपके ही वार्ड में जो राशन डीलर है, राशन डीलर से जब आम आदमी राशन मांगने जाता है तो उनके साथ मारपीट की जाती है, और मारपीट की सूचना जब आपको मिलती है तो आप मौके पर नहीं पहुंचते, ऐसा आरोप आम लोगों ने लगाया। क्या करना चाहेंगे इस पर? मुझे तो अभी तक भी मुझे मालूम नहीं है कि किस चीज़ को लेकर के वहाँ पे झमेला हुआ है। सुनने में आया है, मैं अभी आया हुआ एक जगह से, घर से आने के बाद में पता चला जो
वहाँ पर एक झमेला हुआ है। किस बात को लेकर हुई है ये मुझे मालूम नहीं। अगर राशन के लिए, अगर राशन की दुकान पे अगर इस तरह की झमेला अगर हुई होगी तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कोरोना के समय में सभी आदमी को राशन मिले, सरकार का ये सख्त निर्देश है। अगर राशन को लेकर अगर ग्राहक हो या दुकानदार हो, उनके साथ अगर कोई झमेला होता है तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं देखता हूँ, मुझे अभी ही पता चला है, मैं जाकर देखता हूँ एमआर जो डीलर है उनसे भी मैं बात करता हूँ कि किस चीज़ को लेकर झमेला हुआ। अगर पूरी जानकारी होने के बाद मैं और उस पर कुछ स्थानीय लोगों का आरोप यह भी है कि आपको सूचना देने के बावजूद आप मौके पर नहीं पहुँचे। हमारे पास ये 2 मोबाइल है, मुझे हम सब समय मेरा मोबाइल खुला रहता है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई मैसेज या कोई किसी ने मुझे फ़ोन करके भी इस चीज़ को जानकारी नहीं दी। क्या नाम है आपका? भाई कन्हैया पाठक, भाजपा सिलीगुड़ी सांसदीय जिला का मैं सचिव हूँ। मेरे पास 10 बजे के आसपास फ़ोन आया कि वार्ड नंबर 3 जो राशन के शॉप है, जो मदन प्रसाद जी जो चलाते हैं, हमारे वार्ड नंबर 3 के एक बासिंदा वहाँ पर राशन लेने के लिए वहाँ पहुँचे थे। उनका कार्ड है PHH। इस कार्ड का जो है देने की मात्रा है वो पर कार्ड में 7 किलो देने की बात है, लेकिन देखा गया कि उनको 5 किलो दिया गया। उनका जो विरोध किए, उनके साथ साथ उनका मदन प्रसाद जी और उनका जो लड़का है और उनका स्टाफ, ये सभी लोग मिलकर उनको धारदार हथियार से हमला कर दिया। उसमें बुरी तरह घायल हो गए वो, उनको सिलाई पड़ा है। उनको आज देखा जा रहा है कि पूरे बंगाल में जिस तरह से राशन में जो धांधली हो रही है, इसके लिए पूरा बंगाल में लोग जान रहे हैं। इसीलिए देखा जा रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को जितना मिलना चाहिए था उतना उनको मिल नहीं पा रहा। ठीक उनका आज प्रमाण हो गया ये कि एक बासिंदा गुमस्ती तृणमूल का उनको आज हमला किया गया उन पर। कन्हैया जी, इसको आप कहीं राजनीतिक रंग तो नहीं दे रहे हैं? नहीं, राजनीति तो वो लोग कर रहे हैं। एक आम नागरिक जब था वहाँ तो झंडा नहीं था वहाँ पर, वो जो राशन लेने के लिए पहुँचे थे तो उनको मारा गया ताकि आवाज़ वो उठा नहीं पाए। बाद में पता चला कि वो हमारा क्या करता है। उससे पहले तो उस वार्ड का बासिंदा है वो, उन पर पूरा फैमिली मिलकर उन पर धारदार हथियार हमला किया गया। ये बंगाल के लिए और उस वार्ड के लिए ये शर्म की बात है। तो आगामी आपकी पार्टी की क्या योजना है? हम लोग देख रहे हैं, अगर थाना में उचित एक्शन नहीं लिया गया, इसके लिए हम लोग जहाँ भी जो करना पड़े हम लोग करेंगे। इसके लिए हम लोग आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ उत्तर बंगाल और सिक्किम की। तब तक अपने घरों पर रहिए, घरों से बाहर बिल्कुल मत निकलिए। बाहर बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग भी चल रही है और पुलिस उन लोगों को अरेस्ट भी कर रही है जो बेवजह बाहर निकले हैं। तो अभी घर पर रहना ही सुरक्षित और सही भी है, तो अपने घरों पर रहिए, नहीं तो हम नहीं बता पाएंगे कि लॉकडाउन कब तक एक्सटेंड होता ही रहेगा। हम आपसे फिर कल मिलेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ उत्तर बंगाल और सिक्किम की। तब तक आप देखते रहिए SK लाइव। 100% आयुर्वेदिक दमादमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमादमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमादमन सिरप, दमादमन चूर्ण, दमादमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597738095। घर की फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नजर फर्नीचर पर ही पड़ती है। फर्नीचर के लेटेस्ट ट्रेंड से घर को स्पेशल लुक कैसे दे। फर्नीचर जंक्शन 3 मंजिलों में और 25,000 वर्ग फुट में फैले हुए फर्नीचर का एक अच्छा संग्रह है। शोरूम में हर किस्म के फर्नीचर कम कीमतों में उपलब्ध है। इसकी रेंज और कीमतों को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है फर्नीचर जंक्शन। जी हाँ, फर्नीचर जंक्शन 3rd माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9851511111। क्या आपके घर में शादी है, कोई फंक्शन तो होगा, तो उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी तो करवानी है। आज तकनीक दिनों दिन बदल रही है, कहीं गलत हाथों में मत पड़ जाइए। तरीका बदल गया है, आप भी बदलिए। याद रखिए सिडवैप आधुनिक तकनीकों के साथ अपडेट रहता है और आपके बजट के अनुसार ही वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करते हैं। आप सोच रहे होंगे
ये सिडवैप्स क्या है? शादी हो या कोई फंक्शन, इन पलों को सजोने के लिए याद रखिए सोमानी इंस्टीट्यूट ऑफ डीजी विजन एंड प्रोडक्शंस।